अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस्ताक की उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के शुरू में ही आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है हमारे पास, और वो है बिजली सस्ती करने के हवाले से आवाम के लिए खुशखबरी है। बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली सार्फिन के लिए 3 माह के लिए फ़ी यूनिट कीमत में ₹1.99 की कमी की गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली ₹1.99 फ़ी यूनिट सस्ती करने की बिजली का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक कीमत में कमी जनवरी था मार्च 2026 की सेमाई एडजस्टमेंट कीमत में की गई है। इसके अलावा मुल्क भर के सार्फिन को जून से अगस्त 2026 तक 3 माह के लिए फराहम की जाएगा, और सेमाई एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। कीमतों में कमी के नतीजे में सार्फिन बिजली को मजमूई तौर पर 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ जो है उन्हें मिलेगा, जबकि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली निर्खों में ये कमी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। और इसके अलावा वैसे भी कल मुझे कुछ मेरे दोस्त बता रहे थे कि उनके घर में जो बिल मौसूल हुआ वो 200 यूनिट से कम का था, जिस पर ऑलरेडी जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है 50% बिल का। आपको ये मालूम है 50% बिल का रिलीफ दिया जा रहा है 200 यूनिट्स पे 50% तो नहीं, हाँ, बट लेकिन उनको रिलीफ दिया जा रहा था। अब शायद न्यू पर कुछ उसके मुताबिक उन्होंने 200 पे 50% रिलीफ का कहा गया हो, लेकिन इसके बारे में मुझे इल्म नहीं था। अलबत्ता उस पे 200 यूनिट से कम जिनके होते हैं ना, उन पे उसमें रिलीफ पहले से ही मौजूद है कि उसको रिलीफ मिलेगा। आई थिंक 200 से फिर जब एक्सीड कर जाते हैं तो फिर आपका ये भी एक वैसे बैन रूल है कि अगर आपके 200 यूनिट्स एक्सीड कर जाते हैं तो फिर उसके अगले 6 महीने तक आपका जो बिल आता है वो 200 यूनिट से ऊपर का ही आएगा। ये क्यों? ये भी एक है। फिर 6 महीने अगर आप बेशक आपने 200 से कम यूनिट्स भी यूज़ किए हैं तो भी आपका 200 से ज़्यादा ही का बिल आता है। ये भी एक है या सो आई थिंक जहाँ पे वो कोई अच्छी एक ऐसी पॉलिसी हमें देते हैं जिससे हमारा दिल खुश हो जाता है या बाग हो जाता है, वही साथ में कहीं ना कहीं उनकी वजह से ना एक हम ऐड देखते हैं, उसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ नहीं आता एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस या फिर ये इस कीमत में इतने पैसे। हाँ, तो आई थिंक वो छोटी वाली जो चीज़ होती है ना वो थोड़ी छुपा के दी जाती है ताकि लोगों को ज़्यादा पता भी ना चले और ख़रीदारी करें और बाद में उन पे बम गिरे। तो ऐसा ही हमारे साथ बिजली के बिलों की वजह से भी होता है। खैर एनीवे, अब जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस महीने जो बिल्स आएंगे तब ही पता चलेगा। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। होगी वैसे बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है ना। जब पहले जब ना मैं क्योंकि मैं पहले अकेले रहती थी तो जब मैं सब्ज़ी ख़रीदने जाती थी तो यकीन माने एटलीस्ट 3 से 4 दिन की सब्ज़ी जो है वो मेरी अच्छी खासी मतलब 500 रुपये में खुल के मेरी सब्ज़ी आ जाती थी। ठीक है, वही सब्ज़ी अगर साथ में मैंने आजकल कोई फ्रूट उठा लिया तो मतलब 2500 रुपये कहीं भी नहीं गए। तो अब आप सोचिए कि अगर फ्रूट ना खाया करें। हाँ, मैं चलती ही फ्रूट्स पे हूँ, मुझे फ्रूट्स इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं कहती हूँ फ्रिज में और कुछ भी ना मिले मुझे सिर्फ एक पानी दे दिया करो, फ्रूट्स दे दिया करो, मैं जिंदा हूँ, थोड़ा सा कोई मसला नहीं। चीज़ों को छोड़ दें। हाँ, लेकिन वैसे चिकन आपको पता है सस्ता हुआ, खाना पीना छोड़ दें, चिकन गोश्त सब्जियां सब कुछ छोड़ दें, पानी पे गुजारा करें। पानी, तो सिर्फ पानी और ऑक्सीजन जो कि वो भी हमें साफ नहीं मिल रहा, तो हेल्थ आपकी सही रहेगी और दूसरा जो है ना वो आपको मतलब आपका खर्चा बचेगा। वो आपने पहले एक वो सुना था जोक था कि आप बिजली के खंभों के सामने से अगर गुजर रहे तो आपने खांसी भी मान ली तो वो 400 यूनिट ऊपर चला जाता है। सो वही आजकल निज़ाम चल रहा है। आई थिंक हमारी सही बात है। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, नून लीग ने इत्तफाक कर लिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमा ने इत्तफाक किया कि गिलगित में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो से रब्ता किया और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पे उन्हें मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार ने इत्तफाक किया कि गिलगित में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर दोनों जमातों के रहनुमाओं के साथ बैठने पर इत्तफाक भी किया गया है। इससे कबल वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर जरदारी को मुबारकबाद दी थी और मुस्कुराते हुए कहा था कि नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाब। हाँ, और ये आई थिंक अच्छा सही भी, जिस पे ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब भी दिया था कि आखिर बेटा किसका है, और पूरी कौम इस वक्त जहन में ये बोल रही थी कि आगे से वज़ीर आज़म साहब ने क्यों नहीं ये बोला कि बेनज़ीर साहिबा का बेटा है। जी बिल्कुल, ये बात भी ठीक है, लेकिन वैसे एक बात मुझे जरदारी साहब की आई थिंक हम सबको ही माननी पड़ेगी। बेनज़ीर साहिबा की वफ़ात के बाद जिस तरह उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली है
तो ये आई थिंक किसी को शायद इतनी था भी नहीं कि शायद सब पार्टी इस हद तक स्टेबल पोजीशन में जो है वो आगे हमें नज़र आ सकती है, क्योंकि जाहिर है इट वाज अ ह्यूज लॉस और उसके बाद पार्टी की क़यादत संभालना और उसको बहुत अहसन तरीके से संभालना, तो ही हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब। तो आई थिंक इसीलिए उनके बेटे ने भी बहुत अच्छा जो है मुजाहरा किया अपनी कैंपेन के दौरान भी। अब लेकिन लेट्स सी उनकी हुकूमत क्या दिखाती है, क्या गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम के मसाइल है, जो यहाँ से बैठे हुए मुझे सबसे बड़ा उनका बेचारों का मसला नज़र आया है कि बिजली वहाँ ना होने के बराबर है। तो एटलीस्ट बहुत अच्छे जानने वाले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक्त पीपल्स पार्टी से हैं। ये साहब और बाकी पीपल्स पार्टी जो है इन्होंने बड़ा दावा किया था कि हमने जॉइंट एक्शन कमेटी को बड़े अच्छे तरीके से संभाला है। अब संभाला नहीं जा रहा इनसे। दूसरी तरफ सिंध के अंदर भी संभाला नहीं जा रहा है इनसे। तो कहने की हद तक तो इनको सिंध भी देखो पेरिस के मुतरादिफ लगता है, ठीक है। और कहने को तो ये वैसे भी बोलते हैं कि जी बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन जब तक ग्राउंड रियलिटी इस पे बात न की जाए तब तक तो वाकई में हमें लगता है कि वाकई में सब कुछ बहुत खुशहाल है। लेकिन जब भी कोई थोड़ा सा भी अकलमंद, और आई थिंक अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वो दौर एक और होता था जब आवाम को अगर कोई चीज़ पता भी होती थी तो उसके हक में या उसके खिलाफ आवाज़ उठाना उनके लिए मुश्किल होता था। अब अपनी राय का इस्तेमाल बरमला कर रही हैं हमारी आवाम और वो बता रही हैं कि कहाँ कहाँ कौन से मसाइल हैं। लेकिन हमें उन पे एक्शंस लेना चाहिए बजाय इसके कि हम उनकी जो है वो उनको क्या कहें कि बुरा भला कहे या फिर उनको मोटिवेट ना करें, डिस्करेज करें। हमें अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं जी। और आपको बताते हैं अमेरिका में स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर क्या है जी? हायर एजुकेशन कमीशन HEC ने अमरीकी ताउन से US पाक नॉलेज कॉरिडोर PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत GRE जनरल ट्रेनिंग के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बासलाहियत तलबा को अमरीका की आला जामियात में PhD तालीम के मौके फराहम करना है। HEC के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा। दरख्वास्त दहंदगान के लिए कम अज़ कम 16 साल तालीम और मजबूत तालीमी रिकॉर्ड लाजमी करार दिया गया है। सरकारी व पब्लिक सेक्टर फैकल्टी के उम्मीदवार के लिए उम्र की हद 40 साल जबकि दीगर उम्मीदवारों के लिए 35 साल मुकर्रर कर दी गई है। nice. बहुत सारे लोग जो हैं वो ख्वाहिशमंद थे। PhD जो है वो मोस्टली सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो बाहर से ही करें और फिर आई थिंक अमेरिका में तालीम हासिल करना तो वैसे भी हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन मुश्किल भी उसी तरह बहुत है। तो अमेरिका हाँ, एक कॉरिडोर के जरिए अगर ये आसानी आ जाएगी तो आई थिंक बहुत से तलबा की मुश्किल आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन हज़रात, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत फुल इन एक्शन है और पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त इक़दाम है। पहली बार बाइक्स रेंटल सर्विस शुरू करने का उन्होंने फैसला किया है। वेरी नाइस। पंजाब हुकूमत ऐसे इकदाम उठा रही है जो कि हम यूरोप में सुना करते थे। सिर्फ सुना करते। पंजाब हुकूमत ने माहौल दोस्त और जदीद सफरी सहूलतों के लिए फ़रोग़ देने के लिए पहली बार ई-बाइक्स जो हैं उनको रेंटल सर्विस जो है उनकी मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। मंसूबे के पहले मरहले में 10,000 ई-बाइक्स शामिल की जाएंगी, जबकि शहर भर में 300 डॉकिंग और चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी नस्ब किए जाएंगे, कायम किए जाएंगे। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी डॉकिंग और चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह फराहम करेगी। शहरी और रिहायशी और अहम जो है वो कमर्शियल इलाकों से करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स तक आसान रसाई हासिल की जा सकेगी। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे से लाहौर में सालाना हज़ारों टन कार्बन अखराज में कमी मुतवक्की होगी। और लाहौर वैसे शहर खुल रहा है और लाहौरी जिस किस्म से जो है वो तेज़ तर्रार और शातिर दिमाग के लोग होते हैं, ठीक है, उनसे ई-बाइक्स को जो है वो अल्लाह मैं भी यही सोच रही थी जब आप बता रहे थे कि लाहौर का तो चलो खैर नहीं क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन वैसे भी हमारी पाकिस्तानी आवाम की अगर हम बात करें तो बाइक्स हमें 2 महीने तक साबित हालत में मिल जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया भी है, सवाल भी है। लाहौर जो है ना वो जिंदा दिलाने लाहौर है ना, तो उनके अंदर हमेशा से एक मस्ती होती है, एक शरारत उनके अंदर जो है ना वो पाई जाती है और वो शरारत हर जगह पे जो है ना ऑन हो जाती है, चाहे वो 2-3 बॉयज हो या पूरी फैमिली की गैदरिंग हो। वो एक विटीनेस जो है ना वो पाई जाती है उनके अंदर। बिल्कुल, ये तो है। सो आई होप कि जो ई-बाइक्स है ना ये सलामत रहे। बहुत अच्छा कदम है पंजाब क्योंकि वैसे बहुत अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं। अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जिससे वाकई में आम आवाम की रिलीफ जो है का सोचा जा रहा है उसके तहत जी। सो
बाइक्स अगर ऐसे हों, अच्छा आपको पता है वैसे केपी की हुकूमत ने भी इससे पहले हर मेट्रो स्टेशन पे साइकिलों का एक वो स्टार्ट किया था, वो अभी तक जारी है, लेकिन आई थिंक वहाँ पे इतना ज़्यादा साइकिल का लोग इस्तेमाल It's the same thing. It's the same thing with a different name. सब कहा करते थे it's not the same thing. It is the same thing with a different name, I think. लेकिन वैसे पता है एक और चीज़ उसकी बहुत अच्छी है और वो ये है कि वो सिर्फ पेशावर के अंदर जो है अब फंक्शनल नहीं है, बल्कि वो पेशावर के आउटस्कर्ट्स में जो इलाके हैं ना वो वहाँ तक भी जाती है, इवन बनू तक भी उसकी रसाई है. So वाकई में बहुत सारे लोगों के लिए. मैंने तो सुना था कि इधर वो चमकनी से सिर्फ कारखानों मार्केट पहले यही था ना, जब शुरू हुई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ चमकनी से कारखानों जो कि एंड आता था, उसके बाद फिर अफगानिस्तान की तरफ जाना और फिर मैंने ये सुना था कि जो मुतसल लिंक रोड्स हैं वहां पर भी चलती होती है. हाँ, जैसे कि सदर की तरफ अलग रास्ता जाता था तो वहां पे भी चलती होती थी, फिर हयाताबाद चूंकि थोड़ा डिफरेंट जाता था, हाँ वहां पे. लेकिन अब वो जो फर्स्ट वन मैंने कवर किया था उसको बीआरटी को, जब वो अभी लॉन्च भी नहीं हुई. हाँ, इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो. लेकिन अब उसकी रसाई जो है ना वो आगे दूसरे आउटस्कर्ट्स में भी पहुंच गई है पेशावर से बाहर निकलकर. तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत आसानी हो गई है. एक तो ये है कि वैसे भी ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो पेशावर में जो है जिस टाइम पे बीआरटी बन रही थी तब तक एक सर्वे आया था कि पेशावर में जो रोड और अगर हालात हम देखें तो वो सिर्फ 40 लाख गाड़ियों के का काम किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त पेशावर में 80 लाख गाड़ियाँ थी जब बीआरटी बन रहा था. तो अब जो है वो उससे भी ज़्यादा डेफिनेटली हो गई होगी, लेकिन अब लोग ज़्यादातर बीआरटी का इस्तेमाल वहाँ करने लगे हैं क्योंकि ज़्यादा आसानी रहती है. और एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पर लगी थी बीआरटी की कि वहाँ पर बिल्कुल बीआरटी के मुत्तसल जो है वो पार्किंग प्लाजास बने हुए थे. वहाँ पर आप आएँ, अपनी गाड़ी पार्क करें, जाएं, घूमें फिरें, वापस आएँ, वहाँ से गाड़ी लें, अपने घर जाएं. ये बहुत अच्छा जो है ना वो बीआरटी की वजह से वैसे वाकई में केपीके में बहुत बेहतरी आई थिंक आई है ट्रैफिक के हवाले से. इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट. स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ख़वातीन और हज़रात, वफाकी हुकूमत की पाकिस्तान में हर्बल अद्वियात के फ़रोग़ देने की जो है वो तैयारी शुरू कर ली गई है और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हर्बल अद्वियात वक्त की ज़रूरत है. हम भी कल परसों भी हर्बल के ऊपर बात कर रहे थे और नो डाउट हर्बल चूँकि एक बिल्कुल ही एक जेन्युइन चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, ज़मीन से निकली हुई चीज़ है, तो वो उसके इतना हार्म साइड जो वो होती नहीं है. एक तो हार्मफुल साइड रिएक्शन नहीं होता और लेकिन दूसरा ये कि हम ज़्यादातर अपनी मेडिसिन ना बाहर से मंगवाते हैं. हाँ, सो वो हमें बहुत ज़्यादा वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है और फिर बहुत सारी मेडिसिन की हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है जिसके लिए हमारे पास कोई रिसर्च सेंटर्स है नहीं कि हम उनके लिए बना सकें. बहुत सारी एक्सोटिक एनिमल्स जो हैं उनकी कुछ ना कुछ चीज़ से भी बनती होती है मेडिसिन, फिर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे बनती होती है. हालांकि पाकिस्तान में हर किस्म की इकोलॉजी एग्जिस्ट करती है और अगर हम इसको सीरियसली कोई लेता ना और सीरियस लेके अगर काम भी शुरू हो लेकिन कल भी हमारे इकोनॉमिस्ट ने यही बताया था शुमाइल दाऊद साहब ने कि जिन चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए उन पे तो हमारा फोकस है नहीं ना. हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि तनख्वाहदार तबके पे हम मजीद किस तरह टैक्स डालें कि जी क्योंकि वही लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं तो हम उन्हीं की कमर तोड़ दें. सो जिन चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए आई थिंक फाइनली हम उस तरफ जा रहे हैं. नेशनल पॉलिसीज होनी चाहिए डिस्पाइट हैविंग सेड दैट कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी लीडर हो, वो जब अपनी लीडरशिप छोड़ भी दे एक नेशनल पॉलिसी तसलसल कायम रहना चाहिए और अच्छी पॉलिसीज को अगली हुकूमत को आके भी कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि किसी और की पॉइंट्स को. जैसे कि बिस्प का प्रोग्राम था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको हर एक ने कंटिन्यू रखा. हाँ बस ठीक है. खान साहब ने भी अपना नाम दे दिया था. उन्होंने नाम क्या दिया था लेकिन कुछ और उन्होंने अपना नाम दिया, उन्होंने कुछ और दिया था. या एग्जैक्टली वो जिसकी डॉक्टर सानिया निश्तर जो थी वो थी जो चला रही थी. हाँ लेकिन स्टिल इट वाज यू नो कि हर दौरे हुकूमत में ये जारी रहा है और इससे आवाम को वाकई में बड़ा रिलीफ मिला है, लोगों को मदद मिली है. सो आई थिंक इस तरह के प्रोग्राम्स जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए शुरू किए जाते हैं उसको किसी के दौर के ख़त्म होने से प्रोग्राम का ख़त्म होना. अच्छा, इस खबर के हवाले से हम थोड़ा सा आपको और बता दें कि उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल ने यानी कि इस हवाले से जो है वो लॉ और रेगुलेशन के हवाले से बात की है. उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं. मज़ीद बरां कानून साजी वजारत सेहत और वजारत कानून के पास जा चुकी है ऑलरेडी. वफाकी वज़ीर का कहना था कि कॉन्फ्रेंस वेस्टर्न मेडिसिन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये शोबे की अपनी अहमियत है और वेस्टर्न मेडिसिन की अपनी अहमियत है, विच इज़ वेरी ट्रू. आपके जिस्म पर जो है ना वो असर जो है वो करना छोड़ देती हैं कुछ एलोपैथी की दवाइयाँ, तो फिर वहाँ पर हर्बल काम आती हैं. पाकिस्तान में बीमार आदमी 8 दिन तंदुरुस्त होने में लेता है, जबकि दुनिया भर में
सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन में जो है वो वापस अपनी लाइफ की तरफ आ जाते हैं। सो मरीजों को इंतज़ार नहीं करते, बल्कि पहले ही दिन जो है ना वो भर जाते हैं, ठीक है। और हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो मज़ीद बीमारियां फैला रहा है और मज़ीद उसके ऊपर लोड आता है और डेली लोड बढ़ता हुआ जा रहा है। हेल्थ सिस्टम खुद ही बीमार हो गया। ऐसे अल्टरनेट सिस्टम्स जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वाकई में इससे बहुत बेहतरी आने की चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, और जब बात हो रही थी लाहौर की तभी मैं ये बताना चाह रही थी, लेकिन अभी बता देते हैं आपको। क्योंकि इस चीज में अच्छी खबर के साथ मैंने कहा बुरी खबर को नहीं जोड़ते हैं, चलो इसको अलग कर लेते हैं। लाहौर दुनिया की हुकूमत नाकाम रही है, वैसे सही बात है, ये एक फैक्ट है कि इसमें हर एक हुकूमत जो है नाकाम रही है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से पंजाब में हुकूमत हमेशा से ज़्यादातर कह सकते हैं कि इन्हीं की रही है जो अभी नहीं, हमारे पास वसीम अकरम प्लस भी थे। वसीम अकरम प्लस। आपको बताते हैं कि जी लाहौर दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। लाहौर जून 2026 को लाहौर में एक बार फिर दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में शामिल हो गया है, जहां फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल शहरियों के लिए तशवीशनाक हद इख्तियार कर चुकी है। मुख्तलिफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 200 से 350 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है, जो बहुत गैर सेहत बख्श से ख़तरनाक सतह तक शुमार होता है। अब 200 से 350 तो जाहिर सी बात है, माहिरीन के इस सतह की आलूदगी बच्चों, बुजुर्गों, हामला खवातीन और सांस या दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकती हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। लेकिन कब तक? अब देखिए डेली रूटीन में मेरा ख्याल है कि 365 दिनों में से 364 दिन और कुछ घंटे तो मास्क के साथ लाहौर वाले गुजारते हैं और कुछ घंटे के लिए वहाँ की फिजा जो है वो मतलब या 2-3 घंटे वो बेचारे दिन में वैसे भी मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये एक सोचने अगर इंसान सोचे ना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल सी बात भी नहीं लगती ना कि आप 365 की 365 दिन ही जो है मास्क का इस्तेमाल करें और फिर गैर ज़रूरी तौर पर आप घर से बाहर ही नहीं निकलें। मतलब 3 दिन 4 दिन बंदा घर में बिला वजह गुजार लेता है अगर, तो चौथे दिन उसका दिल जो है वो करता है बाहर जाने को। स्पेशली अगर हम बात करें चले ऑफिस में जो लोग डेली की रूटीन में आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो घरों पर लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम होता है, बहुत सी खवातीन हाउस वाइफ्स होती हैं, तो वो बाहर निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं होगी आप लोग अपने घर में। और फिर देखिए चले बाहर कितनी हद तक आप वॉक करने के लिए तो आपको कैफेज में जाना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना चाहिए और फैमिली के साथ मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर वॉक कितनी ज़रूरी है, अगर हम सेहत को इतना फ़रोग देते हैं तो फिर वॉक नेचर में जाना, फिर अपने लॉन तक आप उनको कह रहे हैं कि घरों से बाहर, यही बात है। लेकिन आई थिंक अपने लॉन तक तो रसाई उनको हासिल होनी ही चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं घरों से बाहर नहीं निकलें, तो ये तो गलत बात हो गई, ये इसका कोई हल नहीं हुआ। फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका में जो मारूफ रेफरी हैं उनका दाखिला रोक दिया गया। अब हुआ क्या? अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए फीफा के नामजद करदा सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर आर्तान को मियामी एयरपोर्ट से जो है वो रोका और वहाँ से वापस भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते ही अमेरिकी हुकाम ने उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और फौरी तौर पर तुर्की जाने वाली परवाज़ पर वापस बिठा दिया। इस कार्रवाई पर सोमालिया के सफारती हलकों में भी गहरी तशवीश है, क्योंकि उमर अब्दुल कादिर आर्तान को उनकी बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों की बुनियाद पर साल 2025 का बेहतरीन अफ्रीकी रेफरी तस्लीम किया गया था और सोमाली हुकूमत ने इवेंट की अहमियत के पेश नज़र अपने स्टार रेफरी को खुसूसी तौर पर सफारती पासपोर्ट भी जारी कर रखा है। उसके बावजूद उन्हें डिपोर्ट किया गया है और ये गैर मुतवक्का सूरत हाल ऐसे वक्त सामने आई है जब खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेगा इवेंट शुरू होने जा रहा है, फीफा वर्ल्ड कप 2026, और इस दंगल का बाकायदा आगाज़ 12 जून से हो रहा है, यानी कि परसों। और इस टूर्नामेंट की तारीख में पहली मरतबा 3 ममालिक यानी कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में ये मैचेस खेले जाएंगे। एंड विल होप कि सोमालिया के अब्दुल कादिर साहब जो है वो पहुंच जाएं और मैच में अपने हाल जो है वो नहीं बताई गई कि उनको क्यों रोका गया है, लेकिन फिलहाल सिर्फ यही सामने आया है, पासपोर्ट होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या किया होगा। लेकिन इसका जब पता चलेगा, उनको भी इंक्वायरी होगी तो हम भी आपको बता देंगे, आगाह कर लेंगे कि क्या सूरत हाल रही है। आगे बढ़ के आपको बताते हैं, रोम में एक वाक़या पेश आया है एक सियाह के साथ, और क्या वाक़या है कि जी 2 आइसक्रीमों का जो बिल है वो 44 यूरो बन गया।
और अमरीकी सियाह ने जो है वो शिकायत की है और पूरी दुनिया में वो शिकायत वायरल हो गई है। इटली के शहर रोम में एक अमरीकी सियाह खातून उस वक्त हैरान रह गई जब उन्हें सिर्फ 2 आइसक्रीमों के एवज 44 यूरो का बिल देना पड़ा, इन्हें के तकरीबन पाकिस्तानी हुए 14,000 रुपए। खातून के मुताबिक आइसक्रीम पर इजाफी टॉपिंग्स और दीगर अशिया शामिल की गई जिनके अलग चार्जेस वसूल किए गए। खातून ने रसीद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो वो वाक़या वायरल हो गया। उनका कहना था कि आइसक्रीम न सिर्फ गैर मामूली तौर पर महंगी थी बल्कि जायके के एतबार से भी मायूस कुन साबित हुई। सोशल मीडिया सारिफिन ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए सियाती मकामात पर ज़्यादा कीमतें वसूल करने के रुझान पर बहस छेड़ दी। अब बहस तो वैसे बाकी में बिल्कुल सही बात पर छिड़ी है, क्योंकि जहाँ पर भी आप देखें ना कि आप घूमने फिरने जा रहे हैं जहाँ पर सियाह का ज़्यादा आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर वाकई में अगर आप अशिया की देखें तो इवन यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत होता है। पानी की बोतल भी आपको 150-200 रुपए की मिलती है। और स्पेशली जिन दिनों में अगर आप ये बाबू सर टॉप की तरफ जाएं तो वहाँ हमने देखा है चाय का एक कप कितने का मिलता है, पकौड़े आपको सोने के एवज मिलते हैं वाकई में। सो हाँ, इस चीज़ पे बहस होनी चाहिए और आई थिंक इस पर भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए। ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं और ये वाली खबर तो तमाम बच्चे, अगली जो मैं आपको बताऊंगा वो तो ये दुआएं करेंगे कि या अल्लाह हमारी तरफ भी ऐसा कुछ हो जाए। जापान में एक रीछ जो है उसकी आमद हुई है और उस रीछ ने खौफ व हिरास फैला दिया सोसाइटी में, जिसकी वजह से 100 से ज़ायद स्कूल बंद करने पड़े हैं। सो जापान के शहर अत्सुनोमिया में एक रीछ की गैर मामूली आमद ने शहरियों में खौफ व हिरास फैला दिया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर तकरीबन 100 स्कूल बंद कर दिए। हुकाम के मुताबिक रीछ को मुख्तलिफ रिहायशी और तजारती इलाकों में देखा गया है, जिसके बाद पुलिस, शिकारियों और इमदादी टीमों ने उसकी तलाश के लिए मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। शहर भर में शहरियों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने की भी हिदायत जारी की है। मतलब जो हम हॉलीवुड की फिल्म्स में देखते हैं वो कितना रियल उन लोगों के साथ वहाँ पर हो रहा होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है जिसपे पूरी कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी होकर कोई एक सर्च ऑपरेशन पे बिल्कुल ऐसे ही है। हम सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं और हम अगर पाकिस्तान में इसकी बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हमारे साथ बाहर निकल के देखने के लिए आमादा होगा कि क्या हो रहा है या वाकई में ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन है तो अपने मोहल्ले वालों को बचाया जाए, अपनी कम्युनिटी को बचाया जाए, और लोग अपने घरों में बैठ जाते होते हैं। सो ये कम्युनिटी बिल्डिंग की जो मिसालें होती हैं ये बहुत हमें भी इससे सीखना चाहिए कि ऐसे हमें करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ऐसे अगर पाकिस्तान में हो ना तो बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होंगे, कहेंगे कि रीच इधर ही रहे, कहीं ना जाए, तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आपको अब बताते हैं जाली खुफिया प्रोग्राम बनाकर $4 करोड़ मालियत के सोने के बार्स चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया है, एक जुर्म किया गया है। सोने के बाद जो कि 4 करोड़ की मालियत। अब वो जाली खुफिया प्रोग्राम क्या था ये आपको बताते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक अफसर डियोड्रिश पर $40 मिलियन मालियत के सोने के बार्स हथियाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। सिस्टम फॉर सो लॉन्ग सो दे नो हाउ टू डू इट, और फिर उनको ये भी पता होता है कि सिस्टम चला कैसे है तो उसको उसी तरीके से तोड़ा भी जा सकता है। सो नाउ यू नो। सो ख़वातीन हज़रात, हमारा पहला सेगमेंट ख़त्म हो जाता है, वक्फा शामिल करेंगे, वापस आएंगे और बात करेंगे आने वाले बजट के ऊपर। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। ख़वातीनो हज़रात, 12 जून अभी तक की जो डेट सामने आई है बजट के हवाले से, उस पर बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं और मुख्तलिफ जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपोजिशन आपस में मिल बैठ कर इत्तफ़ाक़ कर रही हैं कि बजट कैसा होना चाहिए, वहीं पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिज़नेस कम्यूनिटी से भी मुलाकात की और बिज़नेस कम्यूनिटी ने भी अपनी सिफारिशात पेश की। और इसके अलावा मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे आप लोग मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स पर सुन रहे हैं और हम भी आपको हर रोज़ अपने सेगमेंट के थ्रू आगाह करते रहते हैं, कभी बिज़नेस के हवाले से, कभी टैक्स के हवाले से। आज हम स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे। क्या कारोबार में एतमाद वापस आया इस हुकूमत के आने से? जो इनका दावा था कि हम एक साजगार माहौल फराहम करेंगे, वो 2025 और 26 में फ़राहम हो सका या नहीं? और अब साल 2026 और 27 में क्या एक्सपेक्टेशन है बिज़नेस कम्यूनिटी की, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट के हवाले से? उसी पर बात करने के लिए हमें जो शख्सियत ज्वाइन कर रही हैं वो ख़ुद एक बिज़नेसमैन हैं, मालियाती माहिर हैं और चेयरमैन हैं ZLK ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। इसके अलावा वो बानी हैं ZLK इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज और सिक्योरिटी के, और पाकिस्तान में नुमाया ब्रोकरेज और शरिया कंप्लाइंट मालियाती खदमात फराहम करने वाली कंपनियों में उनकी कंपनी का शुमार होता है और 3 दिहाइयों से ज़ायद तजर्बे के हामिल हैं। वी हैव विद अस मिस्टर जाहिद लतीफ़ खान साहब ऑन वीडियो कॉल। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जाहिद साहब फरमाइएगा, पहले तो हम ये जिक्र करना चाहेंगे साल 2025 और 26 ये जो गवर्नमेंट है एक मखलूत हुकूमत, इसने साजगार माहौल फराहम करने में कामयाबी हासिल की है बिजनेस कम्युनिटी को या नहीं हासिल हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि पहले इनकी जब गवर्नमेंट केयर टेकर सेटअप था और उसके बाद 2024 में इलेक्शंस हुए, तो हमने उस जमाने से देखा कि जब IMF ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट पहले इनके साथ की केयर टेकर सेटअप के साथ, और उसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म 3 इयर्स का प्लान $7 बिलियन का साइन किया, तो वो एक इंडिकेशन थी कि वो एक गवर्नमेंट जो है अपने मालियाती सियासी सिस्टम को एक डिसिप्लिन के तहत लेकर आ रही है। और हमने देखा कि स्टेबिलिटी शुरू हो गई और उसका सम्राट हमें स्टॉक मार्केट में नजर आना शुरू हो गई कि स्टॉक मार्केट ने एक रैली करना शुरू कर दी। तो 2023 के जुलाई में स्टॉक मार्केट 40,000 इंडेक्स पे थी और अब जो है वो 1,70,000 इंडेक्स के ऊपर है। मीनिंग देयर बाय कि वहाँ से मार्केट जो है वो 3 टाइम्स पिछले 2.5 साल में 3 साल में बढ़ी है। तो ये तो एक खुशाइन बात हुई। अब मामला ये है कि चूंकि शुरू के पहले 2 साल IMF के प्रोग्राम के तहत, और चूंकि उससे पहले बहुत ज्यादा खराबी हो चुकी थी, हमारी इकॉनमी बहुत ज्यादा खराबी की तरफ थी, तो हमें शुरू में स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो स्टेबिलिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड होगी। अब एक्सपेक्टेड ये था कि अभी जो 2026-27 का जो बजट आएगा ये ग्रोथ की तरफ होगा, लेकिन लगता ये है कि ये जो फरवरी 28 से जो कि वॉर शुरू हुई है अमेरिका और इजराइल ने, जो ईरान के साथ वॉर शुरू की, उसकी वजह से फिर इकॉनमी के ऊपर प्रेशर्स आए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड ओवर, और वो अभी तक प्रेशर्स जो हैं वो खत्म नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्दो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस सारे क्राइसिस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। हमने देखा है कि ठीक है ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन खुदा ना खासा किसी जगह पे शॉर्टेज नहीं है। हमारे हमसाये ममालिक में लोगों को लंबी लाइनें लग गई LPG के हवाले से या डीजल पेट्रोल के हवाले से, बट हमारे यहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। हाँ, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन जरूर बढ़ी है और ऑयल प्राइसेस बढ़ी, लेकिन वो भी अब थोड़ी रिड्यूस होना शुरू हो चुकी है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला बजट जो आएगा वो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, बट हमें ये फील हो रहा है कि शायद ये ग्रोथ वाला नहीं होगा, क्योंकि अभी भी IMF की तरफ से जो गवर्नमेंट के ऊपर शराइत है वो यही है कि अभी आप स्टेबिलिटी की तरफ रहें, ग्रोथ की तरफ अभी आप मत जाएं। दिस इज नॉट ए वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री, फॉर द बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉर द ग्रोथ, बट लगता ये है कि मारूजी हालात जी हमें बता रहे हैं कि शायद ये बजट। जाहिद साहब, ऐसे कौन से अल्टरनेटिव तरीक़ाकार हो सकते हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है? अगर सब्सिडी देनी नहीं है इस वक्त हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम के तहत, तो ऐसे कौन सा साजगार माहौल फराहम किया जा सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, या बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो उसका क्या मशवरा होगा कि बिज़नेस या एक आम आदमी जो है उस पर बोझ कम से कम आए? उसके लिए फिर अल्टरनेट रूट्स क्या हैं अगर हम सब्सिडी देने की तरफ नहीं जा रहे, रिलीफ देने की तरफ नहीं जा रहे, और सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए सर, मैं तो सब्सिडी की बात ही नहीं की आपको। ग्रोथ के लिए नॉट नेसेसरीली कि सब्सिडी दी जाए, लेकिन पॉलिसी जो है वो इस तरीके से बनाने की जरूरत है जिसकी वजह से हमारे जो एक्सचेकर ब्लीड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जो बड़ी स्टेट एंटरप्राइजेस जो लॉस मेकिंग है, उनको फिल फोर प्राइवेटाइज करना चाहिए। एजेंडे के अंदर शामिल है, PIA प्राइवेटाइज हुई है और डिस्कोर्स जो है वो लाइन में लगे हुए हैं कि उनकी प्राइवेटाइजेशन होगी, बट इट इज ए वेरी स्लो एंड कम्बरसम प्रोसेस। इसको एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। 1 दूसरा, आपने पूछा एक और क्वेश्चन ये था आपका कि किस तरह से और क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि पिछले 3-4 सालों से जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो T-बिल्स में गवर्नमेंट के साथ उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट जो बोरो किए हुए उनको पैसे दिए हुए, और बैंक्स उसके ऊपर एक रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा रहे हैं, और बैंकों ने भी फिनोमिनल प्रॉफिट कमाया, उनके शेयर होल्डर्स ने। ऑफ कोर्स मैं स्टॉक मार्केट से बिलोंग करता हूं, तो शेयर होल्डर्स ने भी फायदा उठाया। लेकिन
पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर उनका ये रोल हो सकता था कि वो एसएमई सेक्टर को लोन्स प्रोवाइड करते, ताकि एसएमई सेक्टर जो है वो ग्रोथ करता। दुनिया के अंदर एसएमई सेक्टर की ग्रोथ और उनको अगर एक अपॉर्चुनिटीज ना दी जाए तो उन मुल्कों की इकोनॉमीज ग्रो नहीं करती। सो दिस इज द पॉइंट दैट वी शुड नाउ फोकस ऑन दिस थिंग। सर फोकस की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से हमारा फोकस ही कुछ हमें या तो डिफोकस लग रहा है या फिर डगमगाता हुआ नज़र आता है। आपने बताया कि ग्रोथ ओरिएंटेड हमें नहीं लग रहा कि इस बार बिजनेस जो क्लास है उनको कुछ मिल रहा है इसमें। सो अगर सर हम बिजनेस जो ऑनर्स हैं उनको ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं देंगे बजट के मुताबिक, उनके जो रिजर्वेशन या कंसर्न्स हैं, सो हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर हम पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर्स, अपने बिजनेस पर्सनालिटीज को नहीं दे पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने खुद ही सवाल किया और उसमें जो जवाब भी इसी में बिना है कि देखिए हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत बढ़ चुका हुआ है बिकॉज ऑफ द एनर्जी कॉस्ट। उसके बाद जो हमारा टैक्स रेट्स है वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हम जितने भी कंपेरेबल कंट्रीज हैं उनसे कहीं ज्यादा हमारा टैक्स रेट। अब इशू ये है कि टैक्स ब्रॉडनिंग करने की जरूरत है, सीरियसली काम करने की जरूरत है। सालों साल से ये बातें हो रही हैं कि फला सेक्टर जो है वो टैक्स नेट से बाहर है, हमें उनको इस टैक्स नेट में लेकर आना है ताकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनके ऊपर कुछ बोझ कम हो सके। हम जो क्लास है रेगुलेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड क्लास जो है वो उन लोगों के बिहाफ पे भी टैक्स दे रहे हैं जो कि टैक्स नेट में नहीं आ रहे। तो इसको जो है ये जो गवर्नमेंट का फोकस है ना इसके ऊपर होना चाहिए। किसी भी वजह से वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, शायद वो पॉलिटिकल वजूहात से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं या हड़तालों की वजह से, जलसे जुलूसों की वजह से, कोई भी रीजन है, करप्शन की वजह से, कोई भी रीजन है, बट दिस इज नॉट ऑन। ये इस तरह काम नहीं चल सकता क्योंकि हो क्या रहा है कि जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, उनको आपने जगड़ लिया है टैक्सेस के अंदर और वो कैसे ग्रो करें, वो कैसे एक्सपेंड अपने बिजनेस को करें। एग्जैक्टली जाहिद साहब, एक आपका एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ और ख़ासतौर पर स्टॉक मार्केट को आप बहुत बेहतर समझते हैं, तो सर इसमें ये क्या किरदार हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ता जा रहा है और फिर जब हम टैक्स की भी बात कर रहे हैं कि हमेशा टैक्स जो है ना रेशोज़ की बढ़ा दी जाती है, टैक्स नेट जो है उतना ही रहता है और फिर मज़ीद उन्हीं लोगों के ऊपर लोड आता है जिनके ऊपर ऑलरेडी पड़ रहा होता है और उसमें सैलरी तबका बहुत ज़्यादा है। सर ये एसएमईज़ को फ़रोग़ देने के लिए, छोटे कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए कितना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी इस्लाहात हैं जो शामिल की जानी चाहिए इस पैकेज में? और ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनको भी मजबूत करती हैं और फिर उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी इकॉनमी पे होता है, उसको मजबूत करती हैं। सर एक्सपोर्ट्स के लिए ऐसा कोई साजगार माहौल इस साल फराहम किया गया हो जिसको दोबारा रिपीट किया जाना चाहिए, या जो लूप होल्स थे जिनको फिल करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनकी निशानदेही कीजिएगा सर। देखिए मेरी अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले एक बड़े अच्छे एक्सपोर्टर से मुलाकात हुई जो सियालकोट से इत्तेफाक से इस्लामाबाद आए रहते। उन लोगों के जो परसेप्शन है वो ये है कि जी हमें एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट जो है वो इतना फैसिलिटेट नहीं कर रही या उनको इंकरेज नहीं कर रही, बल्कि गवर्नमेंट इसके ऊपर रिलाई कर रही है कि जो रेमिटेंसेज आ रही हैं एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानियों की उसके ऊपर। और वाकई वो फिगर बढ़ गई है। देखें आज की जो फिगर आई है वो $41 बिलियन आई है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड हमारा जो एक्सपोर्ट है वो वहीं का वहीं कितने सालों से उधर ही खड़ा है 30s के अंदर। सो एक तो उनकी परसेप्शन कहीं ना कहीं उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा FPR के हवाले से या और अदारों के हवाले से, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट मुझे दी। इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है क्योंकि देखें रेमिटेंस अपनी जगह पे एक अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन एक्सपोर्ट दुनिया के अंदर जो भी सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं वो एक्सपोर्ट की बेसिस पे उन कंट्रीज ने तरक्की की। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने कई सालों से एक्चुअली 20-30 इयर्स से हमने रियल एस्टेट, मिट्टी की फरोख्त के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी और विदाउट एनी एफर्ट जो है किसी ने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया और 4 साल बाद उसको 3 करोड़ का बेच दिया, उसको कोई भी टैक्स देने पड़े और ना कोई उसको किसी भी अदारों के साथ, लेबर डिपार्टमेंट और फलां के साथ भी इंटरेक्शन नहीं करनी पड़ी और मुफ्त में बैठ के पैसे बना लिए। उससे जो है उसमें बहुत ज्यादा खराबी पैदा हुई है।
इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को जरूरी इकदाम लेने चाहिए, उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। उससे एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और एक जेन्युइन देखें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी। आज हमारे मुल्क के अंदर व्हील चेयर भी इंपोर्ट होती है। हमारे मुल्क के अंदर ये जो वाइट केन है जो नाबीना लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी इंपोर्ट होती है। जुल्म है कि अगर पाकिस्तान में किसी जमाने में सोराब साइकिल जो है वो एशिया की मशहूर साइकिल हुआ करती थी, तो क्या हम व्हील चेयर नहीं बना सकते? और व्हील चेयर की जो लाइफ होती है वो 3-4 सही बात है। ज़ाहिर बात है जो व्हील चेयर के ऊपर सफर करता है वो बंदे ने ऑलमोस्ट 18 घंटे व्हील चेयर पे बैठना है। साइकिल तो फिर भी शायद 2 घंटे 24 घंटे में यूज होती हो, लेकिन व्हील चेयर उसको 18 घंटे, तो उसकी लाइफ स्पैन कम होता है। तो इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट, तो क्यों नहीं हम ये काम कर सकते? तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। गवर्नमेंट किसी को भी इंसेंटिवाइज करे, 2-3 इंडस्ट्रीज को तो कही यार आप ये काम करना शुरू कर दें, इससे आपको फॉरेन एक्सचेंज बचत होगी। इसी तरह की छोटी छोटी और बेतहाशा चीजें ली जा सकती। जाहिद साहब, मेजर चीज़ें इस वक्त हम लोग देखें तो SIFC उनको देख रही है, चाहे माइनिंग की हो, IT की हो, टूरिज्म की हो, एग्रीकल्चर की हो या एनर्जी सेक्टर की हो। हम एग्रीकल्चर में थोड़ी बहुत ग्रोथ देख रहे हैं, दूसरी तरफ माइनिंग की तरफ भी बहुत सारी कंपनीज़ के साथ पाकिस्तान के राब्ते हो रहे हैं। लेकिन फिर भी सर, एक्सपोर्टर की आपने भी एक कहानी सुनाई, एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान उसी जगह पे खड़ा हुआ है। उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, एतमाद अभी तक बहाल नहीं हो सका हमारे इन्वेस्टर का कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे या बिज़नेस कम्युनिटी का। और अगर इसी तरीके से सर चलता रहा तो फिर जो एनर्जी क्राइसिस में जितना सामना करना पड़ रहा है, चाहे जंग की वजह से हो, चाहे मुल्क के माली हालात की वजह से हो, IPPs को जो पैसे पे करने हैं चाहे उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हों। लेकिन सर ये तो फिर एक हम ऐसी तरीके की तरफ जा रहे हैं कि टेक्सटाइल कंपनी यहाँ से फिर अपने बिजनेसेस बंद करके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी, और यहाँ से जो बिजनेस कम्युनिटी है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो बिजनेसेस अपने ख़त्म करके बांग्लादेश और आगे चले जाएंगे। एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो ना हम अगर लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, बजाय वो लिस्ट जो है एक्सपैंड होती, वो लिस्ट जो है वो रिड्यूस होती, श्रिंक होती है, रिड्यूस होती है। पहले ज्यादा आइटम्स एक्सपोर्ट करते थे, आप कम करते हैं। मैं जिस एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ वो लेदर की जैकेट्स, स्पोर्ट्स लेदर की जैकेट्स जो है वो करते हैं। मुझे वो कहने लगे कि हम तो सिर्फ वैल्यू एडिशन करते हैं, लेदर भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिपर जो है वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसकी लाइनिंग भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मैंने कहा बड़ा है, जो जिप है वो क्यों नहीं पाकिस्तान में बन सकती? So you see, ये चीजें हैं। अगर हम सिर्फ वहां से चीजें मंगवा के, अच्छा लेदर हमारा पाकिस्तान का और अच्छा होना चाहिए और है भी बेसिकली। साहिद साहब, आपकी सजेशन बिजनेस कम्युनिटी को क्या होगी कि वो हुकूमत के साथ दोबारा से राब्ते में आए? किस चीज़ के ऊपर जोर देने की इस वक्त ज़रूरत है बिजनेस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, और किन शोबों पे काम करने की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए मैं रावलपिंडी चैम्बर का फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हूँ, बिसाइड आई एम ए स्टॉक ब्रोकर। मैं वहां पर भी तो बात करता था अपने मेंबर्स हजरात के साथ जो कि इंपोर्ट बेस्ड काम ज्यादातर चाइना से। तो मैं उनको कहता था कि आप यहाँ पे मिलजुल के इंडस्ट्री की लगे, जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टॉयज इंपोर्ट कर रहे हैं, एग्जांपल पैम्पर्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसकी यहाँ सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगाएं। शकील के अंदर जो एक्सपोर्ट फ्री जोन बना है या इस तरह की और जगह फैसलाबाद में है, वो करना चाहिए। तो ये तो बिजनेस कम्युनिटी को हम लोग अपने तौर पे सजेस्ट करते रहते हैं, बट हमारी ये गवर्नमेंट से ख्वाहिश है कि वो टैक्स बेस को एक्सपेंड करें, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को जो रेगुलेट किया हुआ है उसको रिलीफ दे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो है वो पॉलिसी लेकर आए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर जो है वो कुछ वो दें ताकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सर कल ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से भी उनकी टैक्स में कमी के लिए उनकी रिजर्वेशन सामने आई है, रिक्वेस्ट इनफैक्ट आई है कि इस बजट में उनके टैक्स को थोड़ी सी उनको भी लिवरेज दी जा सके, क्योंकि उनके पे भी टैक्स बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे इल्म में नहीं है कि वो कौन सी जो लोकल प्रोडक्शन करने वाले हैं या
जो कि इम्पोर्ट कर रहे हैं फुल फ्लेज गाड़ी, उनके हवाले से इम्पोर्ट की बात भी की गई है और साथ ही यहाँ से जो पाकिस्तान से लोग गाड़ियाँ लेते हैं 3 मिलियन पे, उन पे जो माहाना और सालाना किस्तें अदा करने का भी कहा गया है कि उसकी 3 साल है तो उसको भी एक्सपेंड किया जाए। सो आपको लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी कहीं निकल सकती है इस बजट में ऐसा कुछ करने की? मुझे टैक्स के ऊपर रिलीफ देती हुई तो गवर्नमेंट नजर नहीं आती, और खासतौर पे ऐसे सेक्टर को जो कि लग्जरी आइटम के अंदर आता है, उसके ऊपर टैक्स की रिलैक्सेशन तो नहीं है। जहाँ टैक्स की रिलैक्सेशन देने की जरूरत है वहाँ पे जरूर देनी चाहिए। सैलरीड क्लास को देनी चाहिए, उनको बहुत ज्यादा पिस गए हैं बेचारे। और इसी तरह जो बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर सुपर टैक्स लग गया है और अननेसेसरी टैक्सेस लगे हैं, उसको अगर अकोमोडेट गवर्नमेंट कर सकती है तो जरूर करना चाहिए। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आपकी वो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अगर लोकल बिजनेसमैन को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फॉरेनर क्यों आएगा, कैसे आएगा? बिल्कुल। अच्छा सर, अगर मैं इसी से रिलेटेड ये पूछना चाहूँ कि सपोज़ यहाँ पर जो लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, उन्हीं पे टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम ये क्यों रेगुलराइज नहीं कर पा रहे हैं कि जो बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं लेकिन फिर भी वो टैक्स चोरी करते रहते हैं, उनको रेगुलराइज एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म में लेके आया जा सके? ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए, जो टैक्स एवेजन है या टैक्स लीकेज है या टैक्स चोरी है, ये तो इटसेल्फ है तो बहुत ही गलत बात है। अब उसका कुछ लोग ये बहाना लगा लेते हैं चूंकि टैक्स कलेक्शन एजेंसी जो है उस पर, तो हम इस वजह से ये काम करते हैं। दिस इज द लेम एक्सक्यूज। मेरा ख्याल है कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने एक काम ये किया है कि टैक्स कलेक्टिंग एफबीआर को दी है, टैक्स पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दे दी है, तो वो उससे शायद आगे चल के शायद बेहतरी आए। बट ये भी हमारे मुल्क में इशू है। गवर्नेंस के अपनी जगह पे इशू है और करप्शन के अपनी जगह पे इशू है, तो इसको तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग विल के साथ ही ठीक कर सकती है। गवर्नेंस के इशूज को भी ठीक कर सकती है और साथ ही साथ जो है वो करप्शन के मामला को भी एग्जांपल्स बनाए और वो ठीक हो सकती है। जाहिद साहब, दो चीज़ें, एक तो ये कि डिजिटल इकोनॉमी कितनी ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हम देखते हैं हर दुकान पे अब हम जाएं तो जो डायरेक्ट डीलिंग है दुकानदार के साथ वो भी थ्रू आपकी मोबाइल बैंकिंग एप्स जो है वो मोस्टली हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर हम कराची में चलता हुआ कारोबार देखें, लाहौर में चलता हुआ देखें, तो वहाँ पर अभी भी कैश की लेन देन है, विच इज़ राइट, विच इज़ फाइन। लेकिन अगर हम इसको फ़रोग दें कि डिजिटल इकोनॉमी हो और हर चीज़ आपकी डिजिटली जब पास होके जाएगी, उसका एक रिकॉर्ड मौजूद होगा, वो जो पैसे का लेन देन होगा उसका जब रिकॉर्ड होगा, तो इससे हुकूमतों को कितना फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ सर, ये अक्सर बहस की जाती है कि महंगाई आपके मुल्क में इतनी ज़्यादा है, आम तबके के ऊपर जो है वो बोझ है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा जो है वो ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो ये है कि कैश इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो उस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज की हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड भी है, रेगुलेटेड भी है और टैक्स भी। हम चाहते हैं कि हर तरह के जितने भी बाकी सेक्टर्स हैं वो इसी तरह हो। डिजिटल इकोनॉमी इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग और हमें, जैसे आपने अभी कराची और लाहौर के हवाले से बात की है, हर शहर के अंदर ऐसे बड़े बड़े कारोबारी हाउसेज हैं जहाँ पे लोग कैश को इनकरेज करते हैं। मतलब सो मच सो कि मैंने तो कराची तारिक रोड के ऊपर किसी शॉप पे ऐसा भी देखा है कि वहाँ नोटिस लगाया हुआ है कि वी डोंट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। तो ये तो इतना बड़ा क्रिमिनल बात है कि एफबीआर वाले क्यों नहीं इस चीज को पकड़ते। फॉर एग्जाम्पल, ये रेस्टोरेंट आपने ये देखा है कि तीनों बड़े शहरों में, बल्कि फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला जैसे शहरों में भी रेस्टोरेंट्स जो है वो खचाखच भरे होते हैं और वहां पर जो लोग हैं सब कच्ची रसीदें हैं। और कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जो टैक्स जो है वो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन डबल जेपर्डी है कि वो टैक्स लोगों से ले लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट में जमा नहीं कराती क्योंकि पक्की रसीद नहीं होती। तो ये चीजें पकड़ना, इस चीजों के ऊपर सदेबाप करना कौन सी रॉकेट साइंस है? गवर्नमेंट क्यों नहीं ये काम कर सकती? तो बस यही बात है, हमारा भी यही सवाल है कि आखिर गवर्नमेंट फोकस जिधर करना चाहिए वहाँ फोकस क्यों नहीं कर पा रही। सर, आपकी नज़र में इस बजट के मजबूत या फिर कमज़ोर पहलू या एंगल्स जो हम कह सकते हैं वो कौन से हैं जिन पर उन्हें अभी भी टाइम है नज़रसानी करने की ज़रूरत है?
देखिए अभी तो बजट पेश नहीं हुआ और पहले से स्पेकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन इतना नजर आ रहा है और जितनी खबरें आ रही हैं और IMF की तरफ से भी जो बातें सुनने में आ रही हैं कि शायद ये ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, बिकॉज फॉर द अर्लियर बिटवीन 2001 से लेकर 2023 तक नॉट 2001 सॉरी 2021 से लेकर या 2020 से लेकर 2023 तक तो हम इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी की सूरत हाल में रहे। 23 में स्टेबिलिटी आना शुरू हुई SBA के साथ। 24 में नई गवर्नमेंट आने के बाद जब नया IMF के साथ प्रोग्राम साइन किया गया तो उसके बाद स्टेबिलिटी जो है वो आस्ता आस्ता पिकअप करना शुरू हुई। बट अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग ये ख्वाहिश और एक्सपेक्टेशन है कि अब ग्रोथ की तरफ जाया जाए। 4% GDP को जो टारगेट कर रहे हैं, इट इज इनसफिशिएंट फॉर कंट्री लाइक अस। इसकी 25 करोड़ की तकरीबन आबादी है, तो उसके अंदर जो है 4% ग्रोथ इज नथिंग। हमें 7-8% की ग्रोथ पर एनम करनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 20-30 इयर्स, तब जाके हम ये सारे चैलेंजेस से जबरदस्त होंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी वो उसकी वो जगह दे दे या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी वो जगह दे दे जो इसकी बनती है, तो आई थिंक हमारे थोड़े बहुत मसाइल तो हल हो ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद लतीफ़ खान साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, जाहिद लतीफ़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक कामयाब बिजनेस शख्सियत भी है और सिक्योरिटीज़ के मामलात को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। सो बिज़नेस कम्युनिटी की सजेशन जो हैं वो गवर्नमेंट को डेफिनेटली सुननी चाहिए। यही लोग हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं, इन्हीं को कंट्रोल का पता है, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है, बिजनेसमैन के दर्द का पता है, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस चलाना है, इकॉनमी को मजबूत करना है। और विल होप के आने वाला बजट जो है वो कारोबारी अफराद के लिए भी साजगार हो और फिर जो एंड यूज़र है, एक आम शहरी जो है सैलरी तबके वाला, उसके लिए भी रिलीफ कोई मिल सके। एक वक्फा शामिल करते हैं, हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, जब भी हम बात करते हैं कि एक सेहतमंद ज़िंदगी ज़रूरी है, सो उसका इन्हिसार बहुत सारी चीज़ों पर होता है और वो ऐसे नहीं है कि आपने बहुत सारी उसके लिए कोई जदोजहद करनी है। आप अगर अपनी स्लीप रूटीन ठीक कर लें, खाने पीने का निज़ाम दुरुस्त कर लें, थोड़ी सी वॉक ले लें, जो कि एक नेचुरल दायरा कार है हमारी ज़िंदगी गुजारने का, उसके मुताबिक हम जिएँ तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले या अमराज खुद ब खुद ही हल हो जाएँ। लेकिन आजकल चूँकि लाइफ हमारी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, और फास्ट से मुराद हम फास्ट फूड की तरफ भी जा रहे हैं और वैसे भी फास्ट ट्रैक चल रहे हैं। 6 घंटे से अगर कम की नींद हो तो भी वो सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, और अगर 8 घंटे से या 10 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो इवन वो भी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम, और रात को 10 बजे के बाद सोना लाजमी होता है, लेकिन फिर भी हम 4 बजे 3 बजे ही सो रहे होते हैं, और दिन का सोना हमें ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक, ये बार बार हम ये बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही बात होती है कि रिपीट दोबारा हो रही होती है। इवन हम खुद भी कभी कभार कर जाते हैं, ऑल्दो आई ट्राई नॉट टू रिपीट इट, बट स्टिल कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। सो आज हम बात करेंगे इसी तरह के सेहत, ग़िज़ाइयत और तर्ज़ ज़िंदगी, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई किस तरह हैं, और फिर ये भी बात करेंगे कि लाइफस्टाइल मेडिसिन हेल्थ ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, किस तरह इसका जो प्रोसेस होता है वो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। इवन हमारी जो बिहेवियर चेंजेस हैं वो भी कितना इफ़ेक्ट कर सकते हैं अगर हमारी स्लीप रूटीन या फिर ज़िंदगी का जो एक गुजारने का तरीक़ाकार है वो दुरुस्त ना हो तो। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं सेट पर इस वक्त, वो कंसल्टेंट डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, लाइफस्टाइल हेल्थ मेडिसिन प्रोफेशनल भी हैं, स्वाइप स्पेशलिस्ट भी हैं और योगा एक्सपर्ट भी हैं। उनसे जानेंगे कि ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतर तरीक़ाकार कैसे हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है सदफ साजिद। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सदफ, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने बताया, सेहत, ग़िज़ाइयत और तर्ज़ ज़िंदगी, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, बट फिर भी हम एक पे अगर फोकस करते हैं तो दूसरा रह जाता है, दूसरे पे फोकस करते हैं तो तीसरा रह जाता है। और फिर इसके बारे में एक और मिथ भी है कि शायद अगर हम एक बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ जाएंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, हमें ऑर्गेनिक फूड्स लेना पड़ेगा, हमें जिम जाना पड़ेगा, और फिर मेडिकेशंस की तरफ जाएंगे तो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो हाउ डू यू नो कंपेल दिस के ये सब कुछ एक आराम से आम इंसान कर सकता है? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट के 3 एस्पेक्ट के ऊपर, कि खाना, सेहत और हमारा तर्ज ज़िंदगी, लाइफस्टाइल बेसिकली।
ये देखिए, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं आपस में, क्योंकि हमारा खुराक, हमारा खाना पीना, खाने पीने की आदत, उठना बैठना सोना, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया कि मूवमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उसी तरह ही हमारा लाइफस्टाइल बनता है ना। लेकिन अगर हम इस डोमेन को अलग-अलग से ले लेंगे और हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की बजाय अपने काम को ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम रात को देर तक जाग रहे हैं, हम जो है खाना टाइम पे नहीं खा पाते हैं बिकॉज वी आर सो मच बिजी इन डिफरेंट थिंग्स। तो फिर उसमें क्या होता है कि फिर कौन सी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो हमारी हेल्थ होती है। तो इनिशियली तो हमें फोकस इस चीज़ पे करना है कि आपके लिए लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या है। ठीक है, आपकी सेहत अगर प्रायोरिटी में आती है तो आप उसके लिए टाइम भी निकालते हैं, उसको मैनेज करने के तरीके भी ढूंढते हैं। और जैसे कि नॉलेज बेतहाशा है, बट स्टिल डिजीज़ की जो प्रेवलेंस है वो भी बढ़ती जा रही है, भरमार है आजकल। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो उसका रीज़न ये है कि हम उस जो नॉलेज है उसको अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना पा रहे हैं ना। तो बेसिकली अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई आपको हेल्प की ज़रूरत है, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, कहीं पर आपको मेडिकेशन चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाएं, डाइट का चाहिए तो आप डाइटिशियन के पास जाएं, आपको साइकोथेरेपी चाहिए तो आप इसी तरह साइकोथेरेपी लें। सो देयर आर डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि इस डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ पर आपको लगता है आप उधर जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू कैन अचीव योर गुड हेल्थ बाय योरसेल्फ, तो ठीक है, फिर आप बेटर देन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें खुद से हम। तो आजकल वैसे भी अच्छा है, ये जो नौजवान नस्ल है हमारी, उसमें अमराज़ सेहत को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल ज़रा हो रहे हैं कि क्यूरियस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनका फोकस अपने आप पर भी कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक शायद एंगल गलत है या फिर उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे है। क्योंकि कुछ बच्चों को देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने सेहत को लेकर, और वो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि मतलब दे डोंट इवन ईट एनीथिंग। People I know they throw up like even after eating कि उनका वजन ज़्यादा ना हो जाए। सो ऐसे भी हमें सामना करना पड़ता है। फिर कुछ लोगों को खाने को देखें तो वो टूट ही पड़ते हैं। सो उसकी वजह से डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक जो रेशियो है हमारे पास वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो what we can do, हम पहले से खुद को प्रिवेंशन की तरफ कैसे सपोज लेके जाएं कि ऐसे हालात ही ना पैदा हों। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि यूथ के वाकई इश्यूज़ हैं, और हम भी देखते हैं कि अब प्री डायबिटीज़ की जो जोन है, अभी तक इसके ऊपर हम रिसर्च हो रही है और इसके ऊपर पब्लिकेशंस भी आ जाएगी। लेकिन जो आजकल हम केसेस देख रहे हैं, उनकी जो एज की लिमिट है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत नीचे की तरफ आती जा रही है। इनिशियल स्टेजेस के ऊपर प्री डायबिटीज़ के केसेस देखे जा रहे हैं। लाइक आप देखें कि 14 साल 15 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक ये वाली एज ब्रैकेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्री डायबिटीज़ कॉमन है। तो अब ये प्री डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन जाता है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ठीक है, ये सिर्फ आपके गलत खाने पीने के अंदाज, गलत टाइमिंग में खाना खाना, गलत टाइमिंग पे सोना, बेवजह फजूल चीज़ों का स्ट्रेस लेना और ब्लू लाइट का बेजा इस्तेमाल विदाउट थिंकिंग। हम जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हम इस तरह की चीज़ों के अंदर इतने इन्वॉल्व हैं कि हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि टाइम कहाँ जा रहा है, एंड वी आर ऑलवेज हरी कि पता नहीं वक्त कहाँ गया। बेसिकली तो हमें सबसे पहले इसके लिए ना कुछ अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। यू हैव टू कनेक्ट विद योर बॉडी, कनेक्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट। दुनिया में मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई चीज़ किसी से पूछने, किसी से बात करने, किसी के पास जाके एक्सपर्ट से बातें करने से हासिल नहीं होगी। इनिशियली यू हैव टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। जब तक आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी, आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तो तब तक आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाते। आजकल एक और चीज़ भी है, हम लाशऊरी तौर पर किसी न किसी सोच में गुम होते हैं और हमें नहीं समझ आती। इवन इफ़ वी आर ईटिंग, सो हम या तो बहुत जल्दी जैसे कोई शायद इमरजेंसी है हम खा रहे होते हैं, या फिर इतना स्लो खा रहे होते हैं, हम किस सोच में डूबे होते हैं वो भी किसी को नहीं समझ आती। सो डोंट यू थिंक कि हम बिला वजह का एक स्ट्रेस हमने अपने, या फिर ये इट इज़ बिकॉज ऑफ कि हम प्रॉपर जो अपनी एक तर्ज ज़िंदगी हमारा होना चाहिए वो नहीं ले रहे। बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूँगी कि हम स्पिरिचुअलिटी, फेथ या अल्लाह पे यकीन, उससे डिस्कनेक्टिविटी हमारी आनी शुरू होती है। जब हमारा अल्लाह पे यकीन कम होना शुरू होता है, तभी हमारा अपने ऊपर इन्हिसार बहुत ज़्यादा होता है कि वी आर लाइक केपेबल ऑफ दीज थिंग्स, हम ये कर लेंगे, हम अपना ये अचीव कर लेंगे। तो उसमें ये होगा कि जब हम हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं तो हम उसके अंदर हमेशा परेशान रहेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मैं तुम्हें
मफहूम है कि मैं तुम्हें इतना मसरूफ़ कर दूँगी कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। और हम इसी तरह की चीज़ों के अंदर हैं कि वी आर लाइक कि वी डोंट नो एग्जैक्टली कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव टू अचीव, हमें पता ही नहीं है। हम डिग्रीज ले लेंगे, लेकिन आप किसी से बात करें तो जब आप बात करेंगे तो आपको एहसास होगा अच्छा इतनी डिग्रीज लेने के बाद भी व्हाट आई एम डूइंग यार, देयर इज समथिंग जो कि कुछ अंदर से खाली है। एग्जैक्टली तो वो सुकून नहीं है। तो वो सुकून जब आपका आता है जब आपका सिंक होता है, आपकी सोल आपके फिजिकल बॉडी के साथ सिंक है, एक एलिवेशन है सोल की, तो आपका जब ये माइंड बॉडी और सोल ये ट्रायंगल जब आपका कंप्लीट होता है देन एक कंप्लीट हेल्थ आपको जो है वो अचीव हो पाती है। उसके अंदर फिर आपके अंदर सुकून आता है और फिर आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया किधर जा रही है, ये कि हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। अननेसेसरी फियर्स ये आपके पास नहीं आएंगे बिकॉज आपका फोकस जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि व्हाट आई एम डूइंग, जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, एंड दैट्स इट, दिस इज़ माई ड्यूटी। उसको मैंने अच्छे तरीके से करना है और मैं कितना उसको कर रही हूँ, फिर उसको आपने रोज़ के रोज़ अपना मुहासबा कर। एग्जैक्टली। अच्छा सदफ साहिबा, आपने ऑफ एयर आप जिक्र करी थी डायबिटीज़ के हवाले से। मेरा ख्याल है कि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी फैमिली में, हर किसी की फैमिली में केसेस डायबिटीज़ के हैं। ऐसे ही है। उसकी वजह आपने एक उसमें बहुत मज़े की बात की थी कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ अगर फैमिली में है तो आपको भी हो सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में नहीं है तो आपको नहीं होगी। प्लीज़ ज़रा उसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम देखें डायबिटीज़ के अंदर जेनेटिक जो है वो एक फैक्टर बहुत ज़्यादा कॉमन है और ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस भी करता है, लेकिन वो उस वक्त इन्फ्लुएंस करता है जबकि आपका डाइटरी हैबिट्स या आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही जो है वो इस तरह का होगा कि जिसके अंदर कोई भी बीमारी आ सकती है। क्योंकि आप अगर जेनेटिकली प्री डोमिनेंट है आपकी फैमिली में, तो वो चीज़ जहाँ पर भी उसको मौका मिलेगा कि आपका जिस्म कमज़ोर होना शुरू हुआ है, आपकी इम्यूनिटी बैठना शुरू हुई है, तो वो वाला प्रॉब्लम आपका आ जाएगा। बट अगर आपके लाइफस्टाइल बेहतर है और उसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी, बड़े बड़े स्टेप्स नहीं करने, अब छोटी छोटी चेंजेस के साथ आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं। और जब आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा तो ये जो आपने बात की है डायबिटीज़ की, उसके इंसिडेंस लेवल, उसका जो आपकी प्रेवलेंस है वो बहुत कम हो जाएगी। पिछले दिनों हम लोग जिक्र कर रहे थे, एक हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पिछले दौर में हार्ट अटैक के 4 हम डिफरेंट रेशियोज रखा करते थे। कोलेस्ट्रोल उसमें एक होता था, उसमें 2-3 और फैक्टर्स जो इन्वॉल्व थे। अब बोलते हैं कि 4 नए पैरामीटर्स आ गए हैं जिसमें आपके स्क्रीन टाइम भी है, आपकी जो है उसमें स्ट्रेस लेवल है और कुछ चीज़ें हैं। इसी तरीके से क्या डायबिटीज़ में भी कुछ नए फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हो गए हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर डायबिटीज़ है और उसका एक ही कॉज मिलता है उनकी जेनेटिकली। अगर वो आई है तो उस वजह से आ रही है, अदरवाइज उनका कोई और नज़र नहीं आता क्योंकि डाइट इतनी बैलेंस है, एक्सरसाइज है, प्रॉपर रूटीन है और डाइट भी सही है। हाँ, तो प्लीज़ इस हवाले से बताइए क्या ये चीज़ें भी म्यूटेट हो रही हैं वक्त के साथ साथ? देखें एग्जैक्टली जैसे जैसे फास्ट पेस्ड लाइफ है तो वहाँ पे हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए शुगर उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हम शुगर की बात करते हैं और शुगर से मुराद हम मीठी चीज़ें ले रहे होते हैं। शुगर है, मीठी चीज़ें छोड़ दो। इम्यूनिटी एज वेल, या ऑब्वियसली देखिए आप इम्यूनिटी तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ों को करेगी। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हमारी जो डिफेंस फोर्स है वो वीक होना शुरू हो गई, तो जो भी बीमारी हमारी प्रीडोमिनेंट है, जेनेटिक हो या बाहर से हो या कहीं पे आपको सालों पहले कोई बीमारी थी, वो होना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस एग्जैक्टली स्ट्रेस में आपकी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली स्ट्रेस में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां बनाते हैं। सो डायबिटीज़ के लिए स्ट्रेस इज़ द मेजर कॉज बेसिकली। और उसके साथ साथ बाकी फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्सरसाइज जो कि आप जिम वगैरह की बात कर रहे हैं, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल दैट इज़ समथिंग एल्स। ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं। लोग समझते हैं हम आधा घंटा 1 घंटा दिन में जिम लगा कर आ रहे हैं और बड़ी हमने एक्सरसाइज की और सारा दिन हमने टीवी के आगे बैठ के गुजारा है, या जो है वो बहुत हमारा ऑफिस का काम है, 9 to 5 की जॉब है। तो ये जो ज़्यादा देर तक बैठना है, इट इज़ लाइक जो अब हमारी जो रिसर्चेस हैं वो कहते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ अ न्यू स्मोकिंग। तो उसके एडवर्स इफेक्ट इतने ही हैं जो कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं।
तो उसी से ही कार्डियक इश्यूज भी आएंगे, डायबिटीज़ भी उससे कॉमन है। तो उसके लिए फिर छोटा छोटा आपको माइंडफुल एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है कि अगर आपका वर्क या फिर अपने काम घर के छोटे मोटे जो भी काम हैं आप उठ के खुद करें, अपना ग्लास अपने टेबल में चीज़ें, अपना सेटिंग, ये वाली जो चीज़ें हैं ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल को also gives you satisfaction. या प्री डायबिटिक फेज, व्हाट अबाउट दैट? वो क्यों हो रहा है लोगों को, और बहुत सारे लोगों को है इस वक्त, और बड़े बड़े अरसे से लोग हैं जो उसी फेज में हैं? प्री डायबिटीज़ बेसिकली एक वार्निंग साइन है कि भाई आप अब डायबिटीज़ वाले उसमें जा रहे हैं और अब आपको डायबिटीज़ होने वाली है, अगर आपने ख्याल रखना है तो कर लें। प्री डायबिटीज़ जोन भी इटसेल्फ जो है वो इस तरह का है जिसके अंदर आपको अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है, ठीक है? वहाँ पर मेडिकेशन आप नहीं लेते हैं, बट सम ऑफ द पीपल डॉक्टर्स दे प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, लेकिन पहले वाले फेज में हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि यू हैव टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल ताकि आप प्री डायबिटीज से आप इजीली रिवर्स हो पाते हैं। प्री डायबिटीज इम्प्रूवेबल है, वो वापस आप डायबिटीज भी रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल? यस, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। जब पहले मैंने एज अ डाइटिशियन काम करती थी तो मुझे थोड़े से उसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था उसका, क्योंकि हमारा बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं था, लेकिन एज अ लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच यहाँ पर हमारी न्यूट्रिशन के साथ 5 और पिलर्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिसकी बेस के ऊपर जो है डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़ है वो रिवर्सेबल है, बट इट विल टेक टाइम। हैव यू सीन? या ऑब्वियसली मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं। मेरे जो हमारे सारे ग्रुप्स हैं जो कि एज अ LM हेल्थ प्रोफेशनल या LM डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके पास ये बहुत कॉमन है कि डायबिटीज़ जो है इट कैन जो है रिवर्स। टाइप 2 एंड टाइप 1, प्लीज ये बताइएगा। टाइप 2 इज लाइक लाइफस्टाइल रिलेटेड। टाइप 1 जो है वो जेनेटिकली, वो नहीं, वो ऑब्वियसली वो तो आपके जेनेटिकली नहीं, सॉरी, वो आपका जो है वो बाय बर्थ भी हो सकती है, या फिर आपके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही तो समहाउ किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसके लिए आपको मेडिकेशन लेनी है। लेकिन जो मैंने अभी बात की है टाइप 2 डायबिटीज़ की, उसमें इनिशियली हम मेडिकेशन के साथ वो वाली अपनी थेरेपीज़ करते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर हम उसको मेडिकेशन को टेपर ऑफ करते हैं, उसकी डोजेस को कम करते हैं, और फिर ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिनकी दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। अच्छा, अब सपोज किसी की फैमिली में सपोज किसी की वालदा को डायबिटीज़ रहा है, ठीक है, काफ़ी अरसे तक रहा हो, और उनके बेटे को या बेटी को डायबिटीज़ हो जाए, बट इट कैन बी टाइप 2 और नॉट, वो जेनेटिक ही होगा, मतलब हो सकता है कि उसको बाय बर्थ नहीं थी डायबिटीज़, बाकी लेटर ऑन स्टेज में हुई है, लेकिन क्या फिर भी वो टाइप 2 हो सकती है कि नहीं, वो जेनेटिक्स से ही होगा, टाइप 1 ही होगा? नहीं, आप वो तो आपको डॉक्टर जब डायग्नोसिस देते हैं तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ एज में किसी भी एज में हो सकती है, मोस्टली लेटर एजेस में होती थी, जिसकी 40 ईयर्स के बाद इसकी एज ग्रुप बनता था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमारे अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आपके वालिदैन को रहा हो तो आपको जो होगा वो टाइप, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्चेज हैं कि इसके लिए एक रिसर्च है जो बड़ी कॉमन है कि 2 ट्विंस को ही लिया गया, दोनों को डायबिटीज़ थी, एक को हेल्दी लाइफस्टाइल पे रखा गया, एक को सेम पैटर्न पे रखा गया जिसमें वो जिंदगी गुजार रहा था, तो जिसको हेल्दी लाइफस्टाइल पे रखा गया उसको जिंदगी में डायबिटीज़ नहीं हुआ। सो इट डिपेंड्स ऑन आवर लाइफस्टाइल। अच्छा, ओके, आप योगा एक्सपर्ट भी है, हाउ डू यू कनेक्ट, और हम लाइफस्टाइल की जब बात करते हैं सो डेफिनेटली उसमें हमारी एक्सरसाइज भी एक बहुत अहम पहलू है, लेकिन जब भी हम एक्सरसाइज का सोचते हैं तो यही इंसान के जहन में आता है, जिम जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, ट्रेडमिल पे वॉक करनी पड़ेगी। ये योगा कैसे जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप मेडिटेट करते हैं, जाहिर सी बात है, तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी हाउ इट कि हमारी लाइफस्टाइल टोटली ही हम 1-2 दिन में ही फील कर सकते हैं कि समथिंग इज़ चेंजिंग इनसाइड। योगा जो है उसके काफ़ी डोमेन्स हैं, जैसे जिसमें मेडिटेशन भी आ जाती है, आपका ब्रेथ वर्क, उसके साथ आपका ये जो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं वो भी आ जाता है। थर्ड आपके आसनास आ जाते हैं जो एक्सरसाइजेस या डिफरेंट पोस्चर्स हैं। तो बेसिकली योगा हमें तब वैसे तो खैर हेल्प करती है इन एनी एज और इन एनी केस, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्प उस केसेस में करती है जहाँ पर आपकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है।
आर्थराइटिस है या कुछ भी है, तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योगा की एक्सरसाइजेस करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं और उसके मसल्स की मूवमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली जो ब्रेथ वर्क होता है वो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स जो हैं वो आपको बहुत जल्दी रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बॉक्स ब्रीदिंग बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ब्रीदिंग वो एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन जो बॉक्स ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इट्स वेरी इजी टू डू। बॉक्स ब्रीदिंग इज़ लाइक के यू हैव टू इनहेल फॉर 4 सेकेंड एंड देन होल्ड योर ब्रेथ फॉर 4 सेकेंड, रिलीज इट for 4 seconds and then hold it for 4 seconds. It will make a box. Okay. Basically this is called box breathing. अगर आप ये 4 से 5 दफ़ा ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब आपको एंजाइटी या स्ट्रेस होता है ना, तो आप फ़ौरन बैठकर सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें और 4 से 5 दफ़ा आप लंबी लंबी सांसें इस तरह से लें और बॉक्स ब्रीदिंग करें। यू विल फील योर बॉडी विल रिलैक्स बिकॉज आपकी बॉडी जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में गई हुई होती है, वो फ़ौरन से आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि नो नाउ यू आर इन सेफ जोन। मेरा हमेशा से एक सवाल रहता है और आपने अपनी कन्वर्सेशन में खुद भी इस चीज़ को मेंशन किया अबाउट द स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी। सो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी और योगा का, बिकॉज योगा ड्राइव जहाँ से हुआ, मॉन्क्स और वो सब भी एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के थ्रू चीज़ें चल रही होती हैं, तो जितना देख के हमें जो है वो एक्सपीरियंस हुआ उससे। सो अगर हम इसको मैच करें तो इसकी कनेक्टिविटी से आपके लाइफस्टाइल के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी स्ट्रेस लेवल भी जो है वो इम्प्रूव हो रहा है उसमें, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी को एक आम इंसान कैसे फील कर सकता है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट रिलीजन बेस्ड, और डेफिनेटली ठीक है, इट इज़ लाइक हर बंदे का एक अपना जो है वो कनेक्शन विद अल्लाह, ठीक है। तो इसलिए अगर हम देखते हैं जैसे कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आजकल जो हैं वो सोच से बन रही हैं। इनिशियली आपकी सोच की बीमारियां हैं, बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म ऑफ नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। सबसे बड़ा देखें, अगर कुछ ना भी हो, कोई एक बीमारी भी इस चीज़ से रिलेटेड ना हो, जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन आपका एक मेंटल हेल्थ ही अगर सिर्फ हम ले लें तो वही बहुत नेसेसरी है, उसी को इम्प्रूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज़ या जिनकी हम इनकी केस हिस्ट्रीज जब लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स हैं वो बेसिकली उनका ऑटो इम्यून डिजीज़ मोस्टली फीमेल्स में होती हैं, और जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है तो मोस्टली हमारे भी मुशाहिदे में रहा है कि, और हमारी डिस्कशंस भी होती है डिफरेंट फोरम्स में, तो हर एक बंदा ये बात कर रहा होता है कि उसके पीछे जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं वो आपका बहुत ज़्यादा घुटन में रहना, किसी ट्रॉमा को मुसलसल बर्दाश्त करते रहना, आपकी रेजिलियंस पावर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, आपकी बस हो गई है, या फिर लोगों के बारे में हर वक्त नेगेटिव सोचना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, आपकी परसेप्शन इतनी नेगेटिव है, मतलब तो कि ये चीज़ जो है ना बीमारी बनने का सबब है, क्योंकि ये सेलुलर लेवल पर जाकर आपको डिस्टर्ब करती है। हाँ, बिकॉज उसमें ये होता है कि एक बच्चा जो हेल्दी इन्वायरमेंट में पला बड़ा है ना, वो अगर कुछ उसके साथ गलत होगा या कुछ वो चीज़ देखेगा, सो उसके लिए बॉटल जो है ना वो यहाँ पर ही उसकी बर्दाश्त की हद आई है, और वो बोलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, चलो मज़ीद जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक ऑलरेडी बंदा जिसने बहुत कुछ गुजारा होता है ना, जब उसकी बॉटल में या उसके ग्लास में थोड़ा सा भी लेवल राइज करेगा ना, सो वो बोलते हैं कि वी कैन सी कि ये जो है ना कहाँ पर बात जा रही है और कहाँ, तो सेंसिटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना ऑब्वियसली इंडिविजुअल बेस्ड है ना, इंडिविजुअल बेस्ड है ऑब्वियसली। आप देखें कि आप पेन को किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, इट्स ऑल इंडिविजुअल बेस्ड, क्योंकि हर एक की पेन टॉलरेंस डिफरेंट है। इसी तरह जो बात आप कर रहे हैं वो हर एक का डिफरेंट है, स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका या स्ट्रेस को लेने का तरीका। किसी के लिए बैकग्राउंड में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं तो उसके लिए शायद वो छोटा स्ट्रेस कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ है तो वो बहुत ज़्यादा उसको लगेगा, अगर वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लर्न किया है तो वो कहेगा यार नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसको कर लूँगा। सो बेसिकली जो स्पिरिचुअलिटी की आपने बात की ना, यहाँ पर आ जाती है कि आपका फेथ किसी के ऊपर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो चीज़ आपको किसी भी मुश्किल वक्त से निकलने में हेल्पफुल, कि यू हैव फेथ। और उसके लिए मैं अपनी प्रैक्टिस में जो है सूर्यमान थेरेपी कराती हूँ। सूर्यमान थेरेपी इट्स लाइक 1 वीक वीकली बेसिस के ऊपर होता है कि आप 7 दिन तक सुनते हैं, और इसका एक तरीका है स्पेसिफिक। क्या तरीका है, प्लीज़ बताएं ना। उसके लिए बेसिकली ये होता है कि आपने 7 डेज तक, अगर क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जिनको क्रॉनिक इलनेसेस के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आपको
कार्डियक इलनेसेस हैं या आपको कैंसर है, इस तरह से हैं, तो वो दिन में 3 दफ़ा सुनते हैं। जिनको थोड़ी कम बीमारी है वो दिन में 2 दफ़ा सुनेंगे। जो बिल्कुल ठीक अपने आप को समझते हैं, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि यार मैंने सुनना है, आई एम हेल्दी, ओके अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, बट फॉर माई लाइक सुकून या मेरी जो सोल की नर्चरिंग के लिए सुनना है, तो मुझे फिर दिन में 1 दफ़ा सुनना है। और इसको सुनने का तरीका ये है कि www.alrahman.com पे आप जाएँ, वहाँ पर कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में जो है 20 मिनट्स की सूरह रहमान पड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ये वाला लिंक, क्योंकि आप YouTube पे देखेंगे तो आपको डिफरेंट लिंक्स आएंगे, कुछ एड्स के साथ होंगे, तो वो डिस्टर्बेंस होती है। इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आपने पानी का आधा ग्लास सामने रखना है, आंखें बंद करनी है, बहुत तवज्जो और यकसुई से और पूरे ईमान के साथ उस कुरान की वर्सेस को सुनना है। कुरान हम सुनते हैं, ठीक है, बट जितना हमारा दिल में बिलीव होगा कि इसका इम्पैक्ट है बड़ा पॉजिटिव है, और जब हम इसको पूरे ईमान के साथ और पॉजिटिविटी के साथ सुनेंगे, हाजिर होकर सुनेंगे, 21 मिनट्स तक दरमियान में थॉट्स आती हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उन थॉट्स को थोड़ा सा हिलाते हैं और बस फिर उसके बाद आप तवज्जो अपनी तिलावत की तरफ कर देंगे। जैसे ही तिलावत ख़त्म होगी, आंखें खोल के आपने पानी का ग्लास उठाना है, फिर आंखें बंद करनी है और दिल में ये महसूस करना है, अपनी सांस को पहले नॉर्मल करना है, फिर दिल में ये महसूस करना है कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अल्लाह ताला के सामने हाजिर हैं। अगर आप अल्लाह ताला को महसूस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप महसूस नहीं कर सकते तो आप खाना काबा का तसव्वुर ले आएंगे कि अल्लाह ताला के सामने हाजिर हैं आप, और बहुत प्यार से आंखें बंद किए हुए दिल की धड़कन से 3 दफ़ा अल्लाह 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 पुकारना है और 3 सांसों में वो पानी आंखें बंद करके पी लेना। दिस इज़ दी थेरेपी जो 7 डेज़ आप करते हैं, यू विल फील कि आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर जाकर जो है वो पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। और उसके बाद आपने जो पानी पीने का तरीका होता है सिंपल, कि आपने 10 से 11 दफ़ा पानी पिया, जब 12 दफ़ा ग्लास पानी पी रहे हैं, तो हर पानी पीने का तरीका आपने इसी तरह रखना है कि जब भी पानी पिए जस्ट कनेक्ट टू योर सेल्फ, और 3 दफ़ा इसी तरह दिल की धड़कन से अल्लाह 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 पुकार के आपने पानी पीना है। यू विल सी कि वो पानी आपके लिए शिफा बन जाएगा, बिकॉज साइंटिफिकली इट हैज़ प्रूवन कि वाटर हैज़ मेमोरी। और वो पानी जो आप 12 दफ़ा अल्लाह पढ़ के उसके ऊपर इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स भेज कर वो पानी पी रहे हैं, तो उससे जो है वो आपका सेलुलर लेवल पर जाकर शिफा होगी। हाँ, और वैसे भी हमारे यहाँ तो इस अकॉर्डिंग टू और दीन हम लोग तो ये देखते हैं, रिचुअल भी हमारे यहाँ रहा है कि पानी पर ही आप दम करके भी देते हैं, और पानी का फिर आब ज़मज़म से भी एक जो है वो ताल्लुक़ निकलता है, तो उसकी भी पानी की ख़ुसूसियात तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदफ साहिबा, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही, थैंक यू फॉर कमिंग। डेफिनेटली सम अदर डे हम लोग किसी और टॉपिक के साथ जो है इसको आगे बढ़ाएंगे कन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ख़वातीन हज़रात, एक वक्फा हमारे साथ रहे, वापस आते हैं। इस सेगमेंट में हम आपकी एक ऐसी इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करवाएंगे जो कि बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन इनको मैं रिलेट ऐसे कर सकता हूं कि मेरे सामने एक ऐसा अकाउंट आया लंदन से कि एक ऐसा बंदा है जो मुख्तलिफ, आप उसको कोई भी क्वेरी दें वो आपकी क्वेरी जो है वो फिल करता है। आप उसको बोलें कि मुझे फ़लाने स्टोर से फ़लानी चीज़ चाहिए, मुझे फ़लानी लंदन की बिस्किट्स खाने हैं या कुछ भी करना है, वो आपको वहाँ से जो है ना वो करके आपके बिहाफ पे कुछ भी चीज़ करके आपको उसका जो है ना वो एंड रिज़ल्ट दे देता है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी एक जी वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है जो कि ये खातून रन कर रही हैं। मुख्तलिफ इसके अलावा भी वेंचर्स इनके हैं जिसमें ये छोटे कारोबार वाली ख़वातीन जो हैं और जो घर से अपने कारोबार कर रही हैं उनकी मदद कर रही हैं, उनको प्लेटफॉर्म फराहम कर रही हैं। वो इनका वेंचर है नुमाइश के नाम से, जिसकी एक को फाउंडर हैं। इसके अलावा इनकी अपनी एक्टिविटी में इन्होंने केमिकल फ्री मेहंदी भी जो है वो निकाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली वो उसके बारे में नाजिश जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि क्या रिएक्शंस होते हैं नॉर्मल मेहंदी के, या अगर रिएक्शन कर जाए मेहंदी। लेकिन मुझे जो है वो जानना इनसे ये है कि इनका ये जो वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है, इसका आइडिया क्या था, कैसा काम चल रहा है, इनसे क्या क्या एक्टिविटीज़ आप ले सकते हैं, बिकॉज इनका ये कहना है कि ये सब कुछ जो है ना हर फील्ड में इनके लिंक्स हैं और ये आपके काम कर सकती हैं। सो आइए आपको मिलवाते हैं। वी हैव विद अस अमल खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। अमल, ये क्या है वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन? साउंड्स लाइक उम्र यार की ज़ंबीर। बिल्कुल यही कह सकते हैं कि उम्र यार की ज़ंबीर है। आपको कुछ भी चाहिए ना, आप मुझे आप बताएंगे। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे नाम ही ये दिया हुआ है कि अमल तो जीनी है, उसको कुछ भी बताएंगे आपको मिल जाएगा, तो मुझे लोग जीनी ही कहते हैं। ओके, अब ये काम होता कैसे है? पहले तो आइडिया कैसे आया? आइडिया ये आया, आपको पता है जैसे कि जब कोविड आया तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी और बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, लेकिन एक वही बात है कि जब जहाँ
चीज़ों के गलत वो चीज़ें भी होती हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, और नए बिजनेसेस ने भी वहाँ उस टाइम पे अडॉप्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो है। मैंने उस टाइम पे ये काम शुरू किया कि जिन लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही थी, बिकॉज मुझे 5-6 साल हो गए थे काम करते हुए, तो इतने कॉन्टैक्ट्स थे कि जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं उनको ऐसे लोगों से कनेक्ट करना जो कंज्यूमर्स थे, या मार्केट से जो टाइम खुला हुआ होता है मार्केट में, उस तरह से चीज़ें लेके मैंने लोगों तक पहुंचाई। तो उससे पहले आप क्या काम करती थी? उससे पहले मैं 9 इयर्स बैक मैंने मेहंदी का काम शुरू किया था, ठीक। जो मैं हर्बल कोन का काम कर रही थी। ठीक। तो हर्बल कोन के चक्कर में जो है ना, वो मेरे काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे, मैंने काफ़ी PR बिल्ड की हुई थी, और मेरे काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ लिंक्स थे, तो इस वजह से वो काम जो है ना ज़्यादा उसको अब support हुआ। आप वेबसाइट के थ्रू काम करती हैं। सपोज मुझे क्यूरी है, ठीक है, मुझे चाहिए एक डेकोरेशन या पीस Instagram चाहिए, पे सही या है, कहाँ हाँ, या पर? कोई पेंटिंग शेंटिंग अपने रूम में लगानी है, सो मुझे इंस्टाग्राम पेज खोल के या वेबसाइट खोल के उस पर क्यूरी डालनी पड़ेगी, फिर आप मुझे रिस्पॉन्ड करेगी, तरीका कार क्या है, या फोन करके मैं आपको कहूंगी? आप इंस्टाग्राम पे मुझे रीच कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है हमारे लिए भी, Okay. क्योंकि उस पर हम हर टाइम अवेलेबल होते हैं। इंस्टाग्राम पे होता है कि हमारी सोशल मीडिया की टीम होती है, वो भी आंसर कर रही होती है। अगर हम नहीं भी अवेलेबल होते, कोई ना कोई टीम का मेंबर वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड कर देता है, तो इन टाइम आपको जो है ना चीज़ें पता चल जाती हैं। किसी की भी अगर कोई क्वेरी आई है कि जैसे उसको कोई पेंटिंग चाहिए या कुछ, तो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, हमारे इवन ये भी होता है ना, अगर कुछ लोग बाहर से नहीं भी है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे पास क्लाइंट जिनके घर में पेशेंट्स हैं, या वो घर से नहीं निकल सकते, या उनको घर से अलाउ ही नहीं है निकलना, तो उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे शॉपिंग करती हूँ। ओके, Wow. तो क्या क्या क्वेरीज आपको आती हैं, जैसा कि बताएं, जरा मुझे- लिस्ट बताएं थोड़ी सी। मुझे कपड़ों की क्वेरीज आ जाती ठीक हैं, है। नेट से कोई भी क्लिप निकाल के दे देंगे कि ये चीज़ मुझे ढूंढ दो। मुझे बहुत सारी इस तरह की क्वेरीज आई हैं। इवन मेरा जो सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट था, वो मैंने 1 करोड़ अबव का प्रोजेक्ट किया था। माशाल्लाह। उसमें मैंने एक Very लड़की nice. को मतलब लिटरली घर बैठे उसको बेड पे नाश्ता तक प्रोवाइड किया है। इतना हम लोगों ने उसको पैम्पर किया, और मतलब पूरा 1 महीने का उनका प्रोजेक्ट था, उनका पूरा घर रेनोवेट किया और सारी चीज़ें। और घर की रेनोवेशन के हवाले से जो है ना, वो मैम राबिया राहील जो है, जी हाँ। उनका काम मैं देखती रहती हूँ। वो जैसा काम करती है ना, वो मुझे उस काम को करने के बाद समझ आया कि वो एक तो हमें एंटरप्रेन्योर्स को भी इतना सपोर्ट करती हैं, और इसके अलावा जो ये सारा होम डेकोर का काम है ना, और ये सारी चीज़ें, ये इंटीरियर डिजाइनिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है, अच्छा, और हर तो अब बंदे के लिए आपकी ईजी नहीं अपनी है। टीम है प्रॉपर जो काम जी करती जी, है? हमारे पास पूरी टीम है। इवन अब ये है ना कि मैं कहती हूँ कि जो भी बंदा काम कर रहा है वो मेरी टीम है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान में या बाहर कोई भी बंदा काम कर रहा है ना, वो मेरी टीम है, मैं उससे काम ले सकती हूँ। मुझे काम लेना आता है लोगों से, तो मैं काम ले सकती हूँ। अमल, सपोज मुझे मेडिसिन चाहिए है, शाम तक चाहिए है, मैं घर से बाहर नहीं जाना चाह रही, या फिर किसी भी वजह से मैं नहीं जा पा रही, मैं बीमार हूँ या कुछ समथिंग लाइक दैट, सो इफ आई अप्रोच यू फॉर दैट, कैन आई अप्रोच फॉर दैट? यस, बिल्कुल। मेरे पास ऐसे ऐसे भी क्वेरीज होती हैं, जैसे हालांकि लोगों को बर्थडेज का पता होता है, एनिवर्सरीज का पता होता है। हाँ। 11 बजे रात को मैसेज आएगा, मुझे केक और बुके डिलीवर करना है, और मैं रात 12 बजे घंटे एग्जैक्ट में? डिलीवर भी करती हूँ, 1 घंटे में भी। हाउ, मतलब हाउ इतने ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए? तो आपको इसके लिए होता है कि आपके पास सोर्स हो, और ऑलरेडी आपके पास कॉन्टेक्ट्स हो। Obviously, इवन अभी आपके भी पास जैसे तो टाइम ऐसा है चल रहा है कि 8 बजे दुकानें बंद भी हो जाती है ना, बट आपको पता है मेरे पास ऐसे सोर्सेज हैं कि जो लोग, अगर शॉप नीचे है ना, तो उनकी घर ऊपर है, हाँ, तो अगर मुझे ठीक कोई है। चीज़ चाहिए तो वो उसी टाइम शॉप से निकाल लॉट्स के दे ऑफ देते हैं। कॉन्टैक्ट्स, nice. वेरी नाइस। अच्छा, सपोज मुझे 12 को में रात के 12 बजे कोई चीज़ चाहिए है, ठीक है, तो क्या आप इस्लामाबाद से वो चीज़ डिलीवर करवा के आप मुझे 12 को भी पहुंचा दें? बिल्कुल, जहाँ पे भी आपको चाहिए। इवन मैं आउट ऑफ कंट्री, तो पार्सल्स आपको पता है उसके तरफ थ्रू जाते हैं, TCS वगैरह जो भी। Amazing. लेकिन अगर आपको किसी और सिटी में भी चाहिए ना, तो मैं वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करती हूँ। अगर किसी को फ्लावर्स चाहिए, केक चाहिए, मैं उस सिटी के लोगों से कांटेक्ट करके वहाँ से चीज़ें डिलीवर कराती हूँ विद इन द डे? विद इन डे। आप मतलब, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम है, तो ये मैं कर लेती वेंडर्स हूँ। के साथ इतनी आपकी कैसे हुई? थ्रू आपकी जो एक प्रॉपर्ली पिछली लाइन रही है इवेंट से रिलेटेड? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया है ना, उस पे हर चीज़ मौजूद है। आप YouTube खोलें, आपको हर चीज़ मिल सही बात जाएगी। है। तो आप वो जो वीडियोस पढ़ी हैं, या जो लोग बना रहे हैं वीडियोस, वो हमारे लिए बना रहे हैं, तो हम फौरन उनसे कांटेक्ट करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अब ये एफिशिएंसी लोग नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं। आप हम कमाल कोई है। इसमें अपने फिक्स रेशो क्या होती है? लाइक आपका एक बजट है, उस बजट की फिक्स परसेंटेज आप लेते होते हैं एज अ सर्विस चार्जेस? इसमें हम 2 तरह से काम करते हैं। या तो हमें क्लाइंट बजट दे देता है और हम उस बजट के अंदर रह के काम करते हैं। सपोज अगर एक केक आपको मार्केट से 800 का मिल रहा है, तो मैं उनको बजट दे देती हूँ कि आपके 1500 या 2500 की डील बनेगी, उसमें हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। डिलीवरी इज अप टू यू, कि अगर आपने जैसे 12 को मंगवाना है, तो अगर मैं पिंडी से सादकाबाद से भिजवा रही हूँ, तो जितनी डिलीवरी होगी वो आपके ऊपर होगी। लेकिन आपके ऊपर कन्वीनियंस ये है कि आपको घर से नहीं निकलना पड़ रहा, आपको ख्वार नहीं होना पड़ रहा मार्केट में, वो आपकी ख्वारी सारी हम कर लेते हैं। वेरी राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और वैसे कोई आगे वाले सर्विस में बंदा उठवाने, ठीक है, तो और ऐसी सर्विसेज भी आपने जो है वो रखी है? ऑफ एयर बता दूंगी। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं हर काम हर कराती काम
काम कर लेते हाँ, हैं, कुछ भी मना नहीं करते, मैं नो नहीं करती किसी काम I में। like the way she said, बाद में बताऊंगी। What about नुमाइश? What is नुमाइश and ये इसमें क्या? नुमाइश वाइब्स जो है, ये मेरे एक पार्टनर है मेरे साथ, वसी खान, उनके साथ शुरू हुआ। ये चीज़ थी कि आपके पास शाह तो नहीं है? नहीं, वसी खान है। वसी खान है और वो इवेंट्स की फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह उनका और मेरा काफ़ी नाम हो गया। हम 1 साल हुए हमें स्टार्ट किए हुए, हम हर महीने इवेंट्स करवाते हैं। हमारा फोकस सिर्फ ये है कि हमने जो है ना, जो वेंडर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन आप एड्स चलाते हैं, लोग आप तक आते हैं वो, लेकिन आजकल ऑनलाइन इतना ज़्यादा स्कैम है कि आप उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। जब हम ऑफलाइन होते हैं, हम कहीं स्टॉल पे मौजूद होते हैं, लोग हमसे आते हैं, मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो वही ट्रस्ट को फिर वो जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग आराम से कर लेते हैं। तो इसलिए हम ऑफलाइन इवेंट्स करते हैं और उसमें हम लोग कवाली नाइट्स करते हैं, फ्री कवाली नाइट्स होती हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, मैजिक शोज होते हैं, मतलब हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। और उसमें हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम एंटरटेनमेंट भी दें और लोग आएँ, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे इवेंट्स हुए हमारे सही जैम पैक जाते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं, उस इवेंट्स में क्या ये जो पर्सनल फंक्शंस होते हैं, जिस तरह के किसी के निकाह का डेकोर शिकोर इवेंट करवाना हुआ, छोटा इंटीमेट सा करवाना हुआ, या बर्थडे का हुआ, या फिर सपोज किसी की मेहंदी का आजकल जो चल रहा है कि आप फ्रेंड्स एंड जो फैमिली बहुत ही इंटीमेट सी होती है, उस तरह के इवेंट्स भी उसमें कवर करते हैं? नुमाइश वाइब्स जो है वो सिर्फ वेंडर रिलेटेड चीज़ों को देखता है। जो अमल्स कॉर्नर वाला मेरा वेंचर है, उसमें मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ। अमल्स कॉर्नर जो मेरा मेन वेंचर है, अमल्स कॉर्नर के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। इवेंट कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये भी एक यहाँ पे डिफरेंट फील्ड है जो यहाँ पे लोग नहीं करते। अब अगर जैसे सपोज मेरी बहन की शादी है, मुझे ही सारे काम देखने हैं, मुझे मेहंदी भी देखनी है, मुझे गेस्ट को भी देखना है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि हम इवेंट कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे लोग हायर करते हैं। अगर किसी की बर्थडे है तो उनको कोई टेंशन नहीं लेनी कि फोटोग्राफर को क्या बताना है, केक कहाँ रखना है, सामान कहाँ रखना है, गिफ्ट्स कहाँ रखने, दे एंजॉय। और मैं बच्चे की फोटोग्राफी भी करवा रही हूँ, फोटोग्राफर्स को जगह दे रही हूँ, और गिफ्ट्स रखवाने जहाँ वो भी देख रही हूँ। जब गेस्ट खाना खुलेगा तो गेस्ट को भी इंटरटेन करना है, गेस्ट को वेलकम भी करना है। तो ये सारी चीज़ें। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि उस अगर कोई इवेंट रूठी हुई में फूफी हैं तो उनको भी आप मना लेंगे? मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत मुश्किल मेरे पास टास्क आया। बर्थडे का इवेंट था। अब सास ने उनकी मुझे बोला कि हमें सारी फैमिली ऊपर स्टेज पे नहीं चाहिए, सिर्फ माँ बाप हों। और ये, और जो मदर थी वो कहती है नहीं, मेरी पहली बेटी की बर्थडे है तो मुझे मेरी बहन भाई मेरी फैमिली सारी चाहिए। तो वो एक बड़ा मुश्किल टास्क था। तो मैंने फिर लोगों को 2-2 करके ऊपर स्टेज पे भेजा, लाइन अप किया। देखिए आप, और एक इन्फ्लुएंसर की बर्थडे पे फिर होती तो उनकी आज डिवोर्स ही ना हो पाती, उनकी भी सास ससुर आ गए थे स्टेज पे, तो उसकी वजह से उनकी डिवोर्स हो गई थी। तो कितना अच्छा होता अगर ये। और देखते हैं ये सारी स्किल्स वो हैं जो मैंने बचपन से किया है। घर में जितनी शादियां हुई हैं, मेहंदी की प्लेटें सेट करना, सारी बिजनेस जो है वो ढूंढा। मैंने सारे यूनिक बिजनेसेस इसलिए चूज किए हैं कि वो सारी चीजें जो मेरी हॉबीज हैं। और मैं सबको यही कहती हूँ कि आपकी जो हॉबी हो ना, आप उसको अपने पैशन में अर्निंग वेल। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये तो फिर बहुत अच्छी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मेरा 1 करोड़ अबव का प्रोजेक्ट था वो इसलिए इतना ह्यूज था क्योंकि वो पेशेंट थी, उनको कैंसर था। तो शी इज़ लाइक कि मुझे बेड पे हर चीज़ चाहिए, वो मूव नहीं कर सकती थी ज़्यादा। तो उनके लिए जाके शॉपिंग करना, उनको घर पे खाना देना, मेडिसिन देना, उनका पूरा रेनोवेट करना, हर चीज़ वो मैंने की है। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये केमिकल फ्री मेहंदी, हर्बल मेहंदी। हाँ, मैं भी इसी तरफ आना चाह रही थी कि मेहंदी, एक तो हर्बल मेहंदी के बारे में बताएं कि डू यू परचेज इट फ्रॉम समवेयर, डू यू हैव अ स्पेसिफिक वेंडर जिसे आप लेती हैं, या फिर नहीं आप लोग खुद ही यहाँ बनाते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि अगर सपोज किसी के घर पे चांद रात पे मोस्टली लड़कियां जो है वो अपना एक छोटा सा फंक्शन रखना चाहती होती हैं जिसपे मोस्टली लोगों को एक मेहंदी आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। सो अगर उसके लिए आपको अप्रोच किया जाए तो क्या आप लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले तो जो हमारा ये वाला वेंचर है मेहंदी का, जो मैंने शुरू किया 9 साल पहले, वो इस तरह शुरू हुआ कि मेरी बहनें मेहंदी लगाती थी, मैं नहीं लगाती थी, क्योंकि जिसको मेहंदी लगानी आती हो ना उसकी ईद पे जो है ना वो ईद ख़राब होती है। तो इसीलिए पहले मैं लगाती ही नहीं थी। तो हमारी तीनों बहनों की एक साथ शादी हुई एक ही दिन। तो अब वो एक कतर चली गई और एक कोयटा चली गई, तो फिर मुझे खुद लगानी पड़ी। जब खुद मेहंदी लगाते हैं ना तो तब आपको समझ आता है कि मेहंदी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाथ जल रहा है, कुछ मसला आ रहा है। तो फिर मैंने जो है ना, वो एक भाई हैं कराची में होते हैं, ताबिश उनका नाम है, और वो इतनी अच्छी केमिकल फ्री कोन्स बनाते हैं और इसके अलावा उनकी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग है। मैंने उनके साथ ये डिस्कस किया, 6 मंथ्स हमारी अच्छी खासी डिस्कशन चली। हमने सारी चीज़ें डिस्कस की कि कैसे केमिकल फ्री कोन्स बनेंगी। उन्होंने मुझे पहला टास्क ये दिया कि आपको मैं 10 दर्जन से कम नहीं दूंगा, बिकॉज एक क्वांटिटी बनानी पड़ती है ना, मशीन में चलती है। मैं इतनी डरी हुई थी, मैंने कहा भाई मैं इतनी सारी कैसे उठाऊंगी, मैं बहुत पैसे वेस्ट होंगे।
और उन्होंने कहा ट्रस्ट द प्रोसेस, आप करें और काम करके देखें। तो जब मैंने परचेज़ की, वो पहली ही दफ़ा में मेरी 10 दर्जन के बजाय मेरी 22 दर्जन एक कैटेगरी निकली, और इसके अलावा फिर बाकी कैटेगरीज भी थी। इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, डार्क ब्राउन है, मैरून है, रेड है, ताकि जिसको जिस तरह का कलर चाहिए हो। इसके अलावा हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल सारे कलर्स होते हैं। वाह, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो वो क्या रंग छोड़ने के बाद डार्क जी, हाथ पे वो 3 दिन तक आपके हाथ पे ही सारे कलर्स रहेंगे। वो ब्लू भी रहती है? जी, ब्लू भी, पिंक भी, पर्पल भी, ऑरेंज भी, ग्रीन भी, सब कलर्स। एंड दैट इज हर्बल? उसमें ये होता है, कैसे उसके अंदर फूड कलर होता है और उसके अंदर कॉर्नफ्लोर होता है और पानी में भी तो केमिकल होते हैं ना? नहीं, फूड कलर उसमें जो है जेल फूड कलर यूज करते हैं, केमिकल वाले नहीं, जो आपके खाने में यूज होते हैं, केक्स में और इस तरह पेस्ट्रीज में, फूड में। ओके, दैट इज वेरी वेरी ऑर्गेनिक यूज करें। हाँ जी, ऑर्गेनिक यूज करते हैं हम। खाई जा सकती है, या लगाई तो जा सकती है। जैसे आपको पता है हल्दी को आप हाथ लगाए ना तो आपके हाथ 3-4 दिन तक कलर रहेंगे, इसी तरह फूड ग्रेड चीजें हम उसमें यूज करते हैं। ठीक, और जो है जी, आपका वो क्वेश्चन था उसमें ये कि उसमें जो हमारा ये वेंचर, मेरे जो पार्टनर है वसी, उन्होंने एक वेंचर स्टार्ट किया है रंगो तोहफा बाय फातिमा के नाम से। उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे ब्रांड बिल्ड किया है, जिसमें हम ये सर्विसेज देते हैं कि अगर आपने किसी को मेहंदी लगवानी है घर पे, तो हम गर्ल्स को भेजते हैं, पूरी टीम जाती है हमारी और आपके जितने लोग होते हैं उस हिसाब से। और उनका ये जो वेंचर है रंगो तोहफा बाय फातिमा, उनका आइडिया ये है कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे ब्रांड बिल्ड किया है, और जब वो बड़ी हो जाएगी वो उसको जहेज के बजाय ये ब्रांड गिफ्ट करेंगे। वाह, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इतने सारे आइडियाज जो हैं, ये सारे आप लोगों के जहन में कैसे आ जाते हैं? मतलब किसी क्यूरी को देख के, किसी की रिक्वायरमेंट के देख के फिर आप लोग? प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है आपकी लाइफ में, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनको देखते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से होता है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें बचपन से की हैं, तो मुझे होता है कि जब मैं बचपन से ये चीज़ें कर रही हूँ तो व्हाई नॉट मैं उसको अपने प्रोफेशन में कर लूँ, बिकॉज टाइम इज मनी। जो मैं अपना टाइम दे रही हूँ तो मैं उसको मनी में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब इसको प्रॉपरली आप तो, आपके एक बिजनेस तो है, ये लोकल लेवल पर है, इसको आगे क्या क्या प्लान है, इसको कैसे लेकर चलना है? ये लोकल लेवल पे तो है, लेकिन वही बात है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, मेहंदी भी बाहर जा रही है, और ये सारी चीज़ें मतलब मेरे इंटरनेशनली भी चल रहे हैं सारे काम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सऊदीया में या डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना वो मेहंदी मंगवाते रहते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसको ग्रो कर रहे हैं। जो हमारा नुमाइश वाइब्स वाला वेंचर है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, क्योंकि जब उसको हम ग्रो करेंगे हमारे साथ और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स भी ग्रो करेंगे। क्योंकि एक हमारा जब हमने स्टार्ट किया था हमारे सिर्फ 2 स्टॉल्स थे, और अभी हम 100+ स्टॉल्स के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि हम उनको एक जगह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हम उनके डिफरेंट इंटरव्यूज़ करवाते हैं, हम उनके सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं, वो वायरल जाती हैं। अब कितनी सारी वीडियोस ऐसी हैं कि वो उनकी वायरल गई हैं और उनको बाद में ऑर्डर्स आए हैं। इवन इवेंट में नहीं भी अगर उनका काम होता है या हो भी जाता है तो उनको बाद में भी ऑर्डर्स आते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इवेंट से ही कमाएं। किसी एक छोटे से मेहंदी के इवेंट के डिकोर, इवन फूड भी सपोज आपके पास है, सब कुछ ही उस फंक्शन का आपके पास है, डिकोर से लेकर जैसे आपने कहा कि कहाँ रखवाना है, ये कैसे होना है, वो कैसे होना है, कितना चार्ज, सब बर्थडे आ रही है आपकी? नहीं कोई नहीं आ रही, जस्ट एक इमेजिन मैं लोगों को सिर्फ एक आइडिया देना चाह रही हूं। डिपेंड करता है, क्लाइंट का बजट होता है, हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं। अगर उसका बजट अच्छा है, जैसे मैंने चार्ज किया, मैंने 5000 भी चार्ज किया, ठीक है, फ्री में भी किए लोगों के लिए जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और इसके अलावा मैंने 50,000 भी एक इवेंट का चार्ज किया है। डिपेंड करता है कि उसमें मेरा काम कितना है, मैंने उसमें कितना अपना टाइम और एफर्ट लगानी है। अगर 50,000 जिसको चार्ज किया उसके लिए मुझे कितनी दफ़ा गाड़ी पे जाना पड़ा है, मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, मैंने अपना टाइम दिया है, मैंने अपना घर छोड़ा है, ये सारी चीज़ें कर करके वो सारी मैंने वही बता रही हूँ कि टाइम इज़ मनी, तो मैंने अपना टाइम जहाँ जितना लगाया उतना मैंने उसको चार्ज किया। बस सही हो गया। सो आप जो है ना, अमल इज़ जीनी, और आपको भी कभी जरूरत पड़ी, लेकिन कहीं वैसे पर आप अमल फंस कोई जाएं। हाँ कैसी कोई एक ऐसी चीज है जिसका सामना आपको करना पड़ा हो कि लोगों को उस चीज की जरूरत है लेकिन वो आपके पास अवेलेबल नहीं था, तो आपने सोचा कि अब इस चीज को ऐड करने की जरूरत आ गई है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मेरे पास ऐड होती है ना, तो वो लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे आपको पता है इंजेक्शन मेहंदी है, इंजेक्शन मेहंदी हर बंदा कहता है कि हमें लगवानी है, आजकल ट्रेंड उसका बहुत ज़्यादा है। वो इंजेक्शन के अंदर मेहंदी होती है, वो हम कोन के बजाय ना इंजेक्शन के साथ लगाते हैं, पेन की तरह लगती है वो, बट उसके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं कि उससे लोगों के हाथ जलते हैं। Oh my God. तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो फिर मैंने उन्हीं से भाई से डिस्कस किया, और हमने इंजेक्शन मेहंदी के लिए भी लिक्विड ऑर्गेनिक बनाया, ताकि उसके हिसाब से हम लोगों ने जो है ना वो सारी चीज़ें। माशाल्लाह से आप बहुत टैलेंटेड है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको बल्कि ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आप अपने साथ कुछ ट्रेनीज भी रख सकती हैं, क्योंकि देखिए आजकल जो दौर है इसमें हर चीज़ की ही ज़रूरत है, तो क्यों ना एक अमल के बजाय हमें ऐसे बहुत सारी और अमल मिले तो हमारा और काम आसान हो जाएगा। नहीं, मैं हर किसी को ओपन हूँ, मेरे पास जो लोग पूछते भी है ना, मैं पूरी तरफ से अपनी तरफ से कहती हूँ कि अगर किसी ने कुछ भी सीखना है, कुछ पूछना है, तो मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनाए भी हैं, क्योंकि जिसकी जो भी फील्ड होती है, जैसे उसका शौक होता है कि मेरे स्टेटस देखते हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं।
माशाल्लाह। तो वो कहते हैं, लेकिन ये कि मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि लोगों को देख के लगता है कि इंस्पायर होते हैं कि ये आसान बहुत है, आसान लेकिन काम है, ये मुश्किल काम आसान काम नहीं है, definitely। बिल्कुल भी आसान काम You have नहीं to है। be वेल बहुत everywhere शुक्रिया all अमल the आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। you विश so much। बेस्ट ऑफ लक ख़वातीन और हज़रात। इसी तरीके से आप लोगों से भी हम यही बोलेंगे कि काम करें, करते रहें, बिजनेस जो है वो ग्रो होता जाता है, अल्लाह पर भरोसा रखें। आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश खट्टर को दीजिए अपना बहुत इजाज़त। सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद